तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि चांग पागलों की तरह हरकतें करने लगता है और उसको देखकर प्रिंसेस घबरा जाती है। अब आगे सुबह होते ही सीन शिफ्ट होता है। केव के बाहर फेंग, जुन और लान खड़े होते हैं। माहौल थोड़ा टेंस है। जुन थोड़ा परेशान होकर फेंग से पूछता है, बॉस हम यहाँ क्या करने वाले हैं? कहीं आप ड्रैगन को मारने वाले तो नहीं है ना? फेंग हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, और तुमको क्या लगता है? जुन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। क्या सच में आप सचमुच में ड्रैगन को मारने वाले हैं? दूसरी तरफ लान अपने मन में सोचती है, इसने कल रात को स्मॉल ड्रैगन को छोड़ दिया था ताकि ये रियल ड्रैगन को मार सके। और लाइफ एंड डेथ एलिमिनेशन कंपटीशन की शुरुआत से किसी ने भी उस छोटे ड्रैगन को हराने में सफलता नहीं पाई है, जो असल में एक फ्लड ड्रैगन का रूप है। असली ड्रैगन को मारने की तो बात ही छोड़ो, क्या ये थोड़ा अहंकारी नहीं है कि वो सोचता है कि वो उस ड्रैगन को मार सकता है, जिसकी शक्ति पाथ ऑफ डाउ के 5th स्टेज में है, जबकि वो खुद स्पिरिचुअल मार्शल रेल्म के 1st स्टेज में है। तभी फेंग के सामने सिस्टम पॉपअप आता है। चोजन लेडी का फेवर -1 हो चुका है। फेंग अचानक रुक जाता है। ये क्या हो रहा है? ये फेवर कम क्यों हो रहा है? क्या मैं अपने काम पे ज्यादा फोकस हूँ और उसको ज्यादा अटेंशन नहीं दे रहा हूँ इसलिए हो रहा है? थोड़ा सोचने के बाद वो लान का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, आप फिक्र मत करो, जब मैं उस ड्रैगन को मार दूंगा तो मैं उसका इक्विपमेंट आपके साथ भी शेयर करूंगा। लान के दिमाग में एकदम से गुस्से का तूफान आ जाता है। वो अपने मन में सोचती है, क्या इसने मुझे टच कैसे कर दिया? ये कितना इंडिसेंट है। और तभी एक के बाद एक लगातार 3 सिस्टम पॉपअप्स आते हैं। चोजन लेडी का फेवर -1 हो चुका है। अब तो लान का सारा फेवर खत्म हो जाता है। फेक अपने मन में बोलता है, क्या ये क्या हो रहा है? अब मैंने क्या गलत कर दिया? फिर वो हल्के से कंधे उचकाता है और बोलता है, खैर छोड़ो, एक लेडी मेरे रास्ते में टांग ही अड़ाएगी। फेंग एक ही छलांग में सीधे केव के अंदर चला जाता है। जुन उसे जाता हुआ देखकर चिल्लाता है, बॉस आप अपना ध्यान रखना। दूसरी तरफ लान के दिमाग में अब दूसरी ही बातें चल रही होती हैं। वो अपने मन में सोचती है, कल रात उसने अपनी शिकायतों को दरकिनार करके मुझे अपने स्पिरिट बीस्ट को बचाने के लिए कहा। आज उसने मुझे हेवनली ट्रेजर्स शेयर करने का वादा किया, जिसके लिए वो अपनी जान जोखिम में डालेगा। ये सब दिखाता है कि वो उतना निर्दयी नहीं है जितना अफवाहें बोलती हैं। मुझे लगता है मैं ज्यादा हार्टलेस हो गई हूँ, मुझे उसके लिए थोड़ा काइंड होना चाहिए। और तभी सिस्टम पॉपअप आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, चोजन लेडी का फेवर +5 हो चुका है। आपको मिलते हैं 500 विलन पॉइंट्स। फेंग केव के अंदर जाते जाते सिस्टम का नोटिफिकेशन देखता है और चिढ़कर बोलता है, ये क्या बकवास है? क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? सीन शिफ्ट होता है एम्परर हाल में। एल एम्परर घबराते हुए स्क्रीन को घूर रहे होते हैं और बोलते हैं, क्या वो सच में ड्रैगन को मारने जा रहा है? आंट एकदम शांत स्वर में जवाब देती है, हाँ वो जा रहा है। एम्परर की चिंता बढ़ जाती है, लेकिन वो तो एक असली का ड्रैगन है और ड्रैगन्स ने हमेशा इंसानों को चुनौती दी है, लेकिन इंसानों ने बहुत कम ही ड्रैगन्स को चुनौती दी है। और वो उस टाइम पे ड्रैगन से लड़ने जा रहा है जब वो खुद भी स्पिरिचुअल मार्शल रेल्म के 1st स्टेज पर ही है। आंट फिर से सिर हिलाकर सहमति देती है। एम्परर थोड़ा गंभीर होते हुए पूछते हैं, क्या उसके पास कोई बैकअप प्लान है? आंट थोड़ा सोचकर बोलती है, नहीं मुझे नहीं पता। एम्परर की आंखों में और संदेह आ जाता है, क्या सच में तुमको कुछ नहीं पता? तभी अचानक एम्परर की नजर स्क्रीन पर जाती है और वो चौंक कर बोलते हैं, क्या ये क्या हो रहा है? सीन शिफ्ट होता है स्मॉल ड्रैगन पे। स्मॉल ड्रैगन की हालत बुरी तरह खराब हो चुकी होती है और उसे इस हालत में पहुंचाने वाला और कोई नहीं बल्कि चांग होता है। चांग के चेहरे पर एक पागलपन भरी मुस्कान होती है। वो जोर जोर से हंसता है और बोलता है, तुम इसी लायक हो, अब मारो, जल्दी से मर जाओ और फिर मेरी पावर वापस आ जाएगी। एम्परर ये सब देखकर गहरी सांस लेते हुए बोलते हैं, चलो अच्छा है ये फेक नहीं है, ये तो बिल्कुल डीमन बन गया है। प्रिंसेस की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो धीरे से बोलती है, एल्डर क्या ये सब सच में हो रहा है? एल्डर गहरी आवाज में बोलते हैं, हाँ ये सब सच है, यही उसकी असलियत है। प्रिंसेस हिल जाती है और धीरे धीरे बोलती है, तो आप ये कह रहे हैं कि अब तक वो जैसे बिहेव कर रहा था और उसकी सारी अच्छाइयां वो सब झूठ थी? उस आदमी का कहना है कि प्रिंसेस को सारी बातें पहले से ही पता थी, फिर भी वो मुझसे बार बार ऐसे सवाल पूछ रही है। प्रिंसेस चांग को याद करते हुए गहरी सांस लेकर बोलती है, चांग क्या तुम अब तक मुझे हर चीज झूठ बोलते आ रहे थे? कट सीन शिफ्ट होता है। हमें एक रियल ड्रैगन दिखाया जाता है जो एक गहरी केव में सो रहा होता है। उसकी सांसें इतनी भारी होती हैं कि पूरी केव हल्की हल्की हिल रही होती है। तभी वहां पे एक आता है, उसकी आंखें चमक उठती हैं और वो मुस्कुराते हुए बोलता है, तो आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। लेकिन ड्रैगन को भी रियलाइज हो जाता है कि कोई उसके आसपास आ चुका है। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगती हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करे, फेंक बिना कोई मौका दिए अपनी तलवार उसकी आंख में सीधा घुसा देता है। ड्रैगन दर्द के मारे जोर से चिल्लाने लगता है और केव के अंदर इधर उधर तड़पने लगता है। उसकी मैसिव बॉडी केव की दीवारों से टकराती है, जिससे केव टूटने लगती है। फेंक ये देखता है और अपने मन में बोलता है, नहीं ये ठीक नहीं है, ये केव तो टूटकर गिरने वाला है। वो तुरंत ड्रैगन के मुंह से जंप मारता है और नीचे उतरते ही पूरी स्पीड में भागने लगता है। जैसे ही फेंक केव से बाहर निकलता है, झुन चिल्लाता है, मास्टर क्या आप ठीक हैं? लेकिन तभी एक जोरदार धमाका होता है। ड्रैगन केव को तोड़ते हुए बाहर आता है और जोरदार रोर करता है। उसकी आवाज इतनी भयंकर होती है कि झुन अपने कान ढक लेता है और लान डरते हुए बोलती है, नहीं ये कितना डरावना है। लेकिन फेंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने अंदर की एनर्जी को फील करता है और अपना स्किल एक्टिवेट करता है।
फिर ड्रैगन की तरफ कूदते हुए जोर से चिल्लाता है, अब तुम इसे संभालो। वो सीधा ड्रैगन के मुंह पर अटैक करता है, जिससे ड्रैगन और ज्यादा बौखला जाता है। उसका पूरा शरीर गुस्से से कांपने लगता है और उसकी पूरी बॉडी में ब्लैक एनर्जी ग्लो होने लगती है। फेंग इस मोमेंट को समझ जाता है और तुरंत अपना डबल प्यूपिल स्किल एक्टिवेट करता है। उसकी आंखें चमक उठती हैं और वो बोलता है, तो अब ये बिल्कुल सही समय है इसका इस्तेमाल करने का। वो यिन यांग डिवाइन लाइट यूज करता है और अचानक बहुत सारी बड़ी बड़ी मिस्टिकल आंखें ड्रैगन के चारों तरफ आ जाती हैं। उनमें से एक पर्पल कलर की बीम निकलती है और सीधे ड्रैगन की बॉडी पे हिट करती है। इसी के साथ फेग अपना वास्ट स्काई नाइन सोर्ड निकालता है और पूरी ताकत से उसकी बॉडी में घुसा देता है। ड्रैगन दर्द से तड़पते हुए गगनभेदी चीख मारता है। ये नजारा देखकर झुंड का तो पिछवाड़ा ही फट जाता है। वो अपना हाथ अपने पिछवाड़े पर रखकर डरते हुए बोलता है, नहीं, ये कितना डरावना है। आंट ये सब देखती है और गुस्से में अपना माथा पीट लेती है, इसने मुझसे ये भी छुपाया, पता नहीं मैं इसका क्या करूं। लेकिन फेग अभी भी ड्रैगन पे सवार होता है। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है। वो मन ही मन सोचता है, तो ये ड्रैगन अभी तक नहीं मरा है, मुझे इसे जल्दी से खत्म करना होगा। जितना देर लगेगा मैं लोगों का अटेंशन उतना ज्यादा गेन करूंगा। इससे अच्छा है मैं इसको जल्दी से जल्दी खत्म कर दूं। वो अचानक अपने सारे कपड़े फाड़ देता है और चिल्लाता है, तो इस मूव पे मेरा लाइफ डिपेंड करता है। वो एक मंत्र पढ़ने लगता है। स्क्रीन पे है, पढ़ लो भाई। और तभी गोल्डन ड्रैगन प्रकट हो जाता है। इसका नाम होता है द ड्रैगन विल फ्लाई अप टू द स्काई। कट सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ चांग एक छोटे ड्रैगन को खत्म कर चुका होता है। वो उसके पास जाकर उसकी ड्रैगन पर्ल अब्सॉर्ब करते हुए बोलता है, तो अब ये ड्रैगन पर्ल मेरा है। वो उस बॉल को अपने हाथ में पकड़कर देखता है और मन ही मन बोलता है, तो फेंक, अब तुम मेरा मुकाबला कैसे करोगे। इसी के साथ उसकी रैंकिंग नंबर 1 हो जाती है। एम्परर इसको देखकर गहरी सोच में पड़ जाता है और मन ही मन सोचता है, ये सिया डायनेस्टी का डिसाइपल हमारे यिन्युए डायनेस्टी के ओपोनेंट को ओवरवेल्म कर रहा है। अब सब कुछ फेंक के ऊपर है, वो चांग को कैसे ओवरपावर करेगा। अब दूसरी तरफ फेंग का गोल्डन ड्रैगन और रियल ड्रैगन एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं। जून फेंग की तरफ देखकर जोर से चिल्लाता है, बॉस आप तो अमेजिंग हैं। फेंग मुस्कुराता है और अपने वास्ट स्काई नाइन सोर्ड को एक्टिवेट करता है। वो बोलता है, चलो तो अब देखते हैं तुम इसे कैसे संभालते हो। वो अपनी सोर्ड को एक ड्रिल मशीन में कन्वर्ट कर देता है और उसे सीधे ड्रैगन के पेट में घुसेड़ देता है। ड्रैगन की हालत खराब हो जाती है। वो जोर से चिल्लाता है और तड़पने लगता है, लेकिन ड्रैगन की पर्पल एनर्जी अचानक फेंग पर पलटकर हमला कर देती है। फेंग जोर से दूर जाकर गिरता है। जून और लान भागते हुए उसकी तरफ आते हैं और घबराकर पूछते हैं, बॉस क्या आप ठीक हैं। फेंग धीरे धीरे उठता है, लड़खड़ाते हुए अपनी सांसें संभालता है और बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ। वो तुरंत ड्रैगन की तरफ मुड़ता है और उसे अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। जैसे ही अब्सॉर्ब पूरा होता है, फेंग गहरी सांस लेते हुए बोलता है, इस ड्रैगन की मौत की खबर पूरे बैटलफील्ड में जल्दी फैल जाएगी, तो हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। जून और लान फेंग को कंधे पर उठाते हैं और बोलते हैं, ठीक है चलो चलते हैं यहाँ से। वे अपनी पावर एक्टिवेट करते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं। दूसरी तरफ चांग अभी भी उस ग्लोइंग बॉल को घूर रहा होता है और एक घमंडी मुस्कान के साथ बोलता है, आखिरकार अब तो मैं फर्स्ट रैंक पर हूँ। अब तो मैं इनविंसिबल जीनियस हो चुका हूं, तो कौन मुझसे टक्कर लेगा। बट तभी एक भयंकर ब्लास्ट की आवाज गूंजती है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं और उसे तुरंत एहसास होता है कि किसी ने रियल ड्रैगन को मार गिराया है। घबराते हुए वो लाइव ब्रॉडकास्ट सिस्टम खोलता है और देखता है कि फर्स्ट प्लेस पर अब फेंग आ चुका है। ये देखते ही चांग के मुंह से खून निकलने लगता है। क्या ये कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। खून पहुंचते हुए वो बुदबुदाता है, माना तुमने रियल ड्रैगन को मार दिया, लेकिन इसकी वजह से तुझे बहुत इंजरीज भी हुई होंगी। मैं जितनी जल्दी तुझे ढूंढ लूंगा, उतनी जल्दी वो ड्रैगन और तेरी लाइफ दोनों मेरी हो जाएंगी। कैमरा जूम आउट होता है और हम देखते हैं कि वहां ड्रैगन की लाश के साथ साथ उन सभी लोगों की डेड बॉडीज बिखरी पड़ी हैं। केव के बाहर जुन पहरा दे रहा होता है, तभी सिस्टम पॉपअप आता है, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने चोजन वन के शो ऑफ करने के चांस को खत्म कर दिया है। आपको मिलते हैं 50,000 विलन पॉइंट्स। फिर दूसरा पॉपअप, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने चोजन वन के डाउ हार्ट को डिस्टेबलाइज कर दिया है, इसके लिए आपको 30,000 विलन पॉइंट्स मिलते हैं। फेंग ये देखकर अपने मन में सोचता है, मुझे हर बार चांग से ही विलन पॉइंट्स क्यों मिलते हैं, ये लान किसी काम की नहीं है क्या। तभी उसकी नजर लान पर पड़ती है, जो एक लंबी अंगड़ाई ले रही होती है और वहां से जाने लगती है। फेंग हल्का सा सिर हिलाते हुए बोलता है, खैर छोड़ो, मैं इसे बाद में देख लूंगा। लान बाहर जाते हुए जुन से बोलती है, जुन मैं कुछ खाने के लिए जा रही हूँ। जुन तुरंत चिंता में पड़कर बोलता है, फेरी यू लान, प्लीज आप अपना ध्यान रखना। लान हल्की मुस्कान के साथ बोलती है, तुम फिक्र मत करो, यहाँ कोई नहीं है जो मुझे इंजर्ड कर सकता है। केव के अंदर फेक सिस्टम खोलकर देखता है और बुदबुदाता है, मेरे पास ज्यादा विलन पॉइंट्स नहीं है, तो सबसे पहले मैं अपने 30,000 पॉइंट्स को एक्सचेंज कर लेता हूं और अपने 33 हेवंस फॉर्चून आर्ट को 4th स्टेज पर अपग्रेड कर लेता हूं। तभी सिस्टम पॉपअप आता है, होस्ट आप 10,000 फोल्ड कॉम्पेंसेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। एक और पॉपअप डिटेल्स देता है, इसकी वजह से आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल 10,000 गुना बढ़ जाएगी और ये इफेक्ट 12 घंटे तक रहेगा। इसके लिए केवल आपको 1,00,000 विलन पॉइंट्स देने हैं। फेक ये सुनकर एक्साइटेड होकर बोलता है, क्या सच में इससे मैं 10,000 ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाऊंगा, तो फिर चलो इसे करके देखते हैं। कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपके 10,000 फोल्ड कॉम्पेंसेशन रिडीम हो चुके हैं।
जैसे ही ये होता है फेंग के चारों तरफ एक डिवाइन गोल्डन ग्लो फैलने लगती है। फेंग अपने अंदर हो रहे ट्रांसफॉर्मेशन को फील करता है और मुस्कुराते हुए बोलता है, ये तो कमाल की फीलिंग है। तभी अचानक एक नई टेक्निक अपने आप उसके अंदर समाने लगती है। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि रैबिट और लान कुछ फ्रूट्स लेकर वापस आ रहे होते हैं। रैबिट थोड़ी नाक सिकोड़कर बोलता है, मैं सिर्फ कैरेट्स और हेवनली ट्रेजर्स खाता हूँ। लान हंसते हुए पूछती है, क्या सच में इसके अलावा तुम कुछ नहीं खाते? पर तभी झाड़ियों के पीछे से एक घातक एरो उड़ता है और सीधा लान की पीठ में जा लगता है। लान लड़खड़ाकर गिरने ही वाली होती है कि रैबिट जल्दी से उसकी तरफ दौड़ता है। झाड़ियों के पीछे से एक कुटिल हंसी गूंजती है। एक आदमी धीरे धीरे बाहर निकलता है और उसी जगह आता है जहां लान खड़ी थी। लेकिन वहां कोई नहीं होता, बस नीचे खून बिखरा होता है और वही फ्रूट्स पड़े होते हैं। वो आदमी भौचक्का रह जाता है और हैरानी से बड़बड़ाता है, क्या ये अचानक कहाँ चली गई? लान बहुत मुश्किल से लड़खड़ाते हुए चल रही होती है। उसके कपड़े खून से भीग चुके होते हैं और रैबिट घबराहट में उसके कपड़े खींचते हुए बोलता है, तुम फिक्र मत करो, हम पहुंचने वाले हैं। लान दर्द से कराते हुए बोलती है, वो एरो लगता है पॉइजन से लेस्ड था। लगता है मेरी लाइफ स्पैन कम हो रही है। रैबिट और ज्यादा तेजी से दौड़ने लगता है और आखिरकार केव के बाहर पहुंचते ही लान बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। जून ये देखते ही हड़बड़ाते हुए दौड़ता है और घबराकर बोलता है, फेरी लान, आपको क्या हुआ? क्या आप ठीक हैं? केव के अंदर फेंग अब लान को अपनी गोद में लिए बैठा होता है। उसकी हालत देखकर फेंग हल्का सा हंसते हुए बुदबुदाता है, ये चोजन लेडी तो कुछ ज्यादा ही अनलकी है। तभी सिस्टम पॉपअप आता है, आपके लिए कुछ सिलेक्टिव मिशंस अवेलेबल हैं। आप इनमें से किसी एक को चूज कर सकते हैं। कुछ मत करो और सीधे गॉड टियर पे पहुंच जाओ। चोजन लेडी को एक झटके में मार दो और स्लेइंग ड्रैगन ट्रेजर स्वॉर्ड पाओ। चोजन लेडी की हेल्प करो और उसका पॉइजन डिटॉक्सिफाई कर दो। इसके बदले में तुम्हें सभी पॉइजन से इम्यूनिटी मिलेगी। फिंक इसे देखकर कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है, क्या ये सब क्या करना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो लान की पीठ से तीर निकालता है और फिर गहरी सोच में पड़ जाता है। मुझे पता है लान की माँ लान मो मून सेलेस्टियल के बराबर ही फेमस है। अगर मैं उनकी बेटी को बचा लूंगा तो वो पक्का मुझ पे ग्रेटिट्यूड दिखाएंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लान की हालत और ज्यादा बिगड़ने लगती है। फेंग एक पल के लिए सोचता है और फिर दृढ़ संकल्प के साथ बोलता है, मैं सभी ऑप्शंस में से इसका पॉइजन डिटॉक्सिफाई करना चाहूंगा। सीन कट होता है और अब हम लान को बेहोश पड़ा देखते हैं। दूसरी तरफ फेंक उसके कपड़े उतारकर उसके घाव पर एक सुई से कुछ कर रहा होता है। वो गहरी सांस लेते हुए बोलता है, तो चलो आखिर ये हो गया। तभी सिस्टम पॉपअप आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने चोजन लेडी का एडवांटेज उठाया है, इसके लिए आपको 10,000 विलन पॉइंट्स मिलते हैं। फेक अभी इसको समझ ही रहा होता है कि एक और पॉपअप टपक पड़ता है, कांग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने 3 में से एक मिशन कंप्लीट कर लिया है और अब आपको मिलता है इम्यून सिस्टम दुनिया के सभी पॉइजन से। फेंक ये देखकर झुंझलाकर बोलता है, क्या इतना सब करने के बाद मुझे सिर्फ 10,000 पॉइंट्स मिले? क्या मैंने इसको ठीक से नहीं किया? क्या मुझे इसे दोबारा करना चाहिए? तभी लान की आंखें हल्के हल्के खुलती हैं और जैसे ही उसकी नजर फेंक पे पड़ती है वो एकदम सन्न रह जाती है। घबराहट में वो अपने हाथों से अपनी आंखें ढक लेती है। फेंक तुरंत चिल्लाता है, अरे नहीं, तुमने गलत चीज ढक लिया है। लान को अपनी गलती समझ में आती है और शर्म के मारे झट से अपने हाथ से फेंक के मुंह पे वार कर देती है, जिससे उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। फेंग थोड़ी देर चुप रहता है और फिर हताश होकर बोलता है, इसका आईक्यू तो बिल्कुल बेकार है। क्या ये सचमुच में चोजन लेडी है? वो लान की तरफ देखता है और फिर उसके कपड़े उसके बदन पर डालते हुए बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो? मैं एक जेंटलमैन हूं। अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो अब तक तुम्हारा फायदा उठा चुका होता। लान ये सुनकर शांत हो जाती है। फेंग उसके हाथ पकड़ते हुए बोलता है, जब इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल चीजें एक साथ आती हैं तो आदमी सबसे पहले क्रिटिकल चीज को सॉल्व करता है, ना कि इंपॉर्टेंट को। समझ में आया? फेंक जाते जाते बोलता है, मैंने पहले ही तुम्हारा सारा पॉइजन निकाल दिया है और अब मैं बिल्कुल थक चुका हूँ। काश कोई ऐसा होता जो मेरे हाथ पैर दबा देता। लान धीरे से शर्माते हुए बोलती है, ठीक है, तुम यहाँ लेट जाओ, मैं कर देती हूँ। फेंक पत्थर पे लेट जाता है और लान उसके कंधे पर मसाज करने लगती है। लान पूछती है, तो अब तुम्हें कैसा लग रहा है? फेंक आंखें बंद करके बोलता है, अरे वाह, ये तो बहुत मजा आ रहा है। लान हल्के से मुस्कुराती है और फिर अचानक फेंक की पीठ पर बैठ जाती है। वो शरारती अंदाज में बोलती है, मैं तुम्हें इससे भी अच्छे से आराम दे सकती हूँ। फेंग की आंखों में चमक आ जाती है और वो सोचता है, क्या सच में ये कुछ अलग करने वाली है? बट अगले ही पल लान अचानक फेंग का हाथ पकड़कर एक जोरदार झटके से खींचती है। "आ! हाँ!" फेंग जोर से चिल्लाने लगता है और उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठती है। कट्टू अब फेंक उसी पत्थर पे बेहोशी की हालत में पड़ा होता है और लान उसे देखती हुई बोलती है, अब तुम ऐसे प्रिटेंड मत करो कि जैसे तुम मर चुके हो। मैंने उतनी पावर भी यूज नहीं की थी। फेंक अधमरी आवाज में बोलता है, मैंने थोड़ी देर पहले ही ड्रैगन से फाइट की थी और मैंने अपनी सारी बची हुई एनर्जी तुम्हें बचाने में लगा दी, लेकिन फिर भी तुम मुझे इस तरह ट्रीट कर रही हो। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं कल का सूरज नहीं देख पाऊंगा। अब मैं मरने वाला हूँ। लान उसे गोद में उठाते हुए हल्की झुंझलाहट में बोलती है, अब बस करो, मुझे डराना बंद करो। अब बताओ तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है? फेंग उसकी आंखों में देखते हुए हल्के से मुस्कुराता है और बोलता है, क्या तुम्हें लव एट फर्स्ट साइट में बिलीव है?
लान थोड़ी हैरान होकर बोलती है, तुम ये सब क्या बोल रहे हो? तुम मुझे इतना बताओ तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। फेंग धीरे से लान का हाथ पकड़ते हुए नाटकीय अंदाज में बोलता है, तुम जो भी करोगी सब बेकार होगा। मुझे अब अपनी कंडीशन के बारे में पता है। अब मैं नहीं बचूंगा। लगता है मैं मरने वाला हूँ। बस मेरी एक आखिरी इच्छा है। लान घबरा कर बोलती है, क्या इच्छा? फेंग हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, क्या तुम मुझे किस करोगी? लान ये सुनकर एकदम से शर्म से लाल हो जाती है और बोलती है, क्या तुम्हें किस करना है? फेंग नाटकीय अंदाज में बोलता है, असल में जब से मैं तुमसे नहीं मिला था उससे पहले मुझे लव एट फर्स्ट साइट के बारे में कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन जब मैं तुमसे मिला तब मैं तुम्हारे प्यार में पड़ने लग गया। तो क्या तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? लान अपने मन में सोचती है, क्या मुझे इस बेचारे की आखिरी इच्छा पूरी करनी चाहिए? वो धीरे से उसके माथे पर किस करने के लिए झुकती है, लेकिन ये हरामी फेंक सीधे उसके होठों पर किस कर लेता है। लान एकदम शॉक्ड रह जाती है और तभी सिस्टम पॉपअप आता है, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने चोजन लेडी का फायदा उठाया है, आपको मिला है 1 लाख विलन पॉइंट्स। लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी था। फेक उसी टाइम अपनी स्टीलिंग टेक्निक्स यूज करता है और लान के अंदर के कपड़े चुरा लेता है। लान को एहसास होते ही उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं और फेंग के चेहरे पर एक ईविल विलन वाली स्माइल आ जाती है। लान शर्म से चेहरा छुपाते हुए बोलती है, तुम ये क्या कर रहे हो? फेंग थोड़ी कंफ्यूजन में उसकी तरफ देखता है और फिर अचानक उसकी ड्रेस पे नजर डालता है। अरे तुमने अपने कपड़े कब बदले? थोड़ी देर पहले तो कुछ और पहना था, लेकिन ये तो कुछ और है। तभी सिस्टम पॉपअप आता है, कंग्रेचुलेशंस, आपने चोजन लेडी का फायदा उठाया है, आपको 1 लाख विलन पॉइंट्स मिलते हैं। लान ये सुनकर झेप जाती है और झपट कर अपने कपड़े छीनने के लिए आगे बढ़ती है, जल्दी से मुझे वापस करो। लेकिन जैसे ही वो फेंग से कपड़े छीनने के लिए आगे बढ़ती है, बैलेंस खो बैठती है और सीधे फेंग के ऊपर गिर जाती है। एक ऑकवर्ड साइलेंस छा जाता है। फेंग नीचे से ही मुस्कुराते हुए बोलता है, तो अब तुम क्या करने वाली हो? वो लान को कमर से पकड़ते हुए हल्की सी शरारती हंसी के साथ बोलता है, मुझे पता है मैं बहुत ही हैंडसम हूँ और एक्स्ट्रा पावरफुल भी हूँ, तुम फिक्र मत करो, मैं मना नहीं करूंगा। तो आ जाओ, बताओ क्या करना है। तभी सिस्टम फिर से पॉपअप देता है, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने चोजन लेडी का फायदा उठाया है, आपको फिर से 1 लाख विलन पॉइंट्स मिलते हैं। लान का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और गुस्से में फेंग को धक्का देते हुए बोलती है, तुम सच में बहुत ज्यादा बदतमीज हो, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। लेकिन तभी एक आदमी वहां आ जाता है जो पहले ही झुंड को पीट चुका था। वो फेंग और लान को लड़ते हुए देखता है और ठहाका मारकर बोलता है, तो यंग मास्टर, आखिरकार मैंने आपको ढूंढ ही लिया। फेंग झट से लान को हल्का धक्का देकर दूर करता है और मजाकिया अंदाज में बोलता है, लान मुझे पता है मैं बहुत ही चार्मिंग और डैशिंग हूँ, लेकिन तुम मेरा फायदा नहीं उठा सकती, अब मुझे फोर्स करना बंद करो। लान को कुछ समझ नहीं आता और वो कंफ्यूजन में बोलती है, अब इसको अचानक से क्या हो गया? वो आदमी गुस्से से चिल्लाते हुए लान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और बोलता है, कौन है ये चुड़ैल जो मेरे मास्टर के दिल के साथ खेल रही है? मैं इसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। फेंग ये देखकर घबरा जाता है और जल्दी से उसके आगे जाकर उसे रोकते हुए बोलता है, रुक जाओ, हम इस बारे में बाहर बात करते हैं, यहाँ वायलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वो आदमी घुटनों के बल बैठ जाता है और आदर के साथ बोलता है, यंग मास्टर, मेरा नाम वान मा है और आज से मैं आपको फॉलो करूंगा बिना कोई सवाल पूछे। अगर आप मुझे उल्टा चलने के लिए कहेंगे तो मैं कभी सीधा नहीं चलूंगा। तो क्या आप मुझे एक्सेप्ट करेंगे? फेन को कुछ समझ में नहीं आता। तभी वान उसका पैर पकड़ते हुए मासूमियत से बोलता है, तो क्या आप मुझे एक्सेप्ट करेंगे ना मास्टर? फेक उसका चेहरा पकड़कर देखता है और बोलता है, तुम देखने में ऐसे हो फिर भी इतना क्यूट प्रिटेंड कर रहे हो। लेकिन वान की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो फिर से फेंक से चिपक जाता है, यंग मास्टर, तो क्या आप मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे? फेंक हड़बड़ाते हुए बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बस अपना चेहरा ढक लो। जैसे ही वान अपना चेहरा ढकता है, फेंक उसके माथे पे स्लेव का निशान बना देता है। अचानक उसकी एनर्जी बढ़ने लगती है, जिससे वान चौकन्ना हो जाता है और बोलता है, क्या हो रहा है? तभी सिस्टम पॉपअप आता है, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपका स्लेव बनाने का ऑप्शन फुल हो चुका है। अगर आपको और बढ़ाना है तो उसके लिए आपको अपना कल्टीवेशन इंप्रूव करना होगा। फिंग मन ही मन सोचता है, तो इसका एक लिमिट भी है। चलो अच्छा है कि ये दोनों कमजोर नहीं है। फिर वो वान की तरफ देखता है और बोलता है, ये वान, जिसका असली नाम छिन वान है, ये छिन फैमिली के लीडर के 13th प्रोटेक्टर का बेटा है। इसकी पूरी फैमिली ने छिन फैमिली की रक्षा की है, तो या तो इसे मेरी फैमिली ने भेजा है या फिर मेरी फैमिली किसी मुसीबत में है, लेकिन इसे देख के ऐसा लग रहा है कि मेरी फैमिली बिल्कुल सेफ है। वान घबराते हुए बोलता है, मास्टर, एक बुरी खबर है, वो चांग हमारी तरफ ही आ रहा है। फिर उसके कंधे पे हाथ रखते हुए मुस्कुराकर बोलता है, तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। फिर फेक मन में सोचता है, मेरे पास अब 10,000 कॉम्प्रिहेंशन फोल्ड ऑरा है, मेरा 33 फॉर्चून आर्ट भी 4th स्टेज तक पहुंच चुका है, मेरी सारी इंजरीज हील हो चुकी हैं और मैंने अपनी सारी स्किल्स मास्टर भी कर ली हैं। वो हंसते हुए बोलता है, अब मुझे इन सबका टेस्ट करने के लिए कोई चाहिए, और देखो, ये चांग हमेशा सही समय पर आता है जब भी मुझे इसकी जरूरत होती है। अब मैं इसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। फेंग आगे बढ़ने लगता है और उसे देखकर वान और जुन आपस में बात करने लगते हैं। वान पूछता है, बॉस को क्या हो गया? जुन सिर हिलाते हुए बोलता है, मुझे भी नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है। तभी सीन कट होता है और हम चांग को देखते हैं, जो अपने साथ बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स लेकर आ रहा होता है। फेंग मुस्कुराते हुए सामने आता है और बोलता है, अरे वाह,
देखो हमारा पुराना दोस्त आया है। मैंने तुम्हें पिछली बार इतनी बुरी तरह हराया था, क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है? फिर से आ गए। चांग पागलों की तरह गुस्से में चिल्लाता है, फेंक, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और एकदम से फेंक पर लात मारने के लिए आगे बढ़ता है। फेंक उसकी स्पीड देखकर थोड़ा हैरान रह जाता है और सोचता है, क्या इतनी ज्यादा स्पीड? लेकिन वो तेजी से अपने दोनों हाथों से चांग की किक को रोक लेता है। चांग अंदर ही अंदर सोचता है, क्या अब तो मैं स्पिरिचुअल मार्शल रेल्म के 7th स्टेज पर हूं और मैंने ड्रैगन बॉल को भी अब्सॉर्ब कर लिया है, लेकिन फिर भी इसने मेरे अटैक को कैसे रोक लिया? फेंक बिना देर किए चांग का पैर पकड़ता है और उसे जबरदस्त तरीके से जमीन पर पटक देता है। गुस्से में वो बोलता है, पता नहीं ये एम्परर का डिसाइपल इतना घमंडी क्यों है। चांग जमीन से उठने की कोशिश करता है लेकिन उसकी हालत खराब हो चुकी होती है। फिर भी वो झटके से अपना पैर छुड़ाकर दूर जाकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, इस छोटी मोटी फोर्स से तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फेंक तुरंत ही अपना मल्टीपल क्लोन बना लेता है और ठंडी हंसी के साथ बोलता है, अच्छा तो अब तुम क्या करोगे? तो पिछले पार्ट में हमने देखा था चांग बोलता है, तुम इस छोटे मोटे फोर्स से मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और फेंग ने अपना मल्टीपल क्लोन बनाकर बोला था, तो अब तुम क्या करोगे? तो अब आगे। तो उसके बाद चांग गुस्से में अपनी पर्पल एनर्जी फेंग की तरफ छोड़ता है और गरजते हुए बोलता है, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ फेंग भी अपनी 9 सोर्ड्स एक्टिवेट करता है और घमंड से बोलता है, तो फिर ठीक है, देखते हैं हम दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर है। जैसे ही उनकी एनर्जी टकराती है पूरा बैटलफील्ड हिल जाता है। एक भयंकर धमाका होता है जिससे हवा में धूल और एनर्जी की लहरें फैल जाती हैं। ये देखकर जून और वान दोनों डर के मारे एक दूसरे से चिपक जाते हैं और सहमे हुए बोलते हैं, तो ये होता है एक स्पिरिचुअल मार्शल रेल्म की फाइट। उनकी फाइट को ऑडियंस भी देख रही होती है। भीड़ में से कुछ लोग फेंग को चीयर कर रहे होते हैं तो कुछ लोग चांग को। चारों तरफ आवाजें गूंजने लगती हैं, मार दो इसको, जान से मार दो। चांग एक झटके से पीछे हटता है, फिर गुस्से से चिल्लाता है, तो तुमने आखिरकार अपना सारा अटैक यूज कर लिया है, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है। फिर वो बाकी सभी लोगों की तरफ देखकर आदेश देता है, तो चलो सब लोग एक साथ मिलकर अटैक करो। जैसे ही बाकी के पार्टिसिपेंट्स फेंग की तरफ बढ़ते हैं, जून और वान उनके सामने आकर रास्ता रोक लेते हैं। वान तलवार खींचकर गरजता है, तुम्हें मास्टर से फाइट करने से पहले हमसे डील करना पड़ेगा। जून भी तैयार होते हुए बोलता है, अगर किसी ने आगे बढ़ने की हिम्मत की तो उसे पछताना पड़ेगा। और फिर दोनों सीधे उन पार्टिसिपेंट्स पे हमला कर देते हैं। चारों तरफ तेज धमाके होने लगते हैं, एनर्जी वेव्स टकराने लगती हैं और बैटलफील्ड और भी केओटिक हो जाता है। इधर फिंक एकदम सीरियस मोड में आ जाता है। वो अपना रिवर ड्रैगन समन करता है। जैसे ही वो विशाल वाटर ड्रैगन हवा में उठता है और चांग की तरफ बढ़ता है, चांग का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। क्या? ये तो रिवर ड्रैगन है, इसके पास ये कैसे आया? वो घबराकर चिल्लाता है। फिर भीगती हुई आवाज में चिल्लाता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अगले ही पल वो विशाल ड्रैगन उसकी तरफ बढ़ता है और उसे अपनी भयंकर सुनामी में डुबो देता है। दूर से आंट ये सब देखकर घबरा जाती है और चौंककर बोलती है, अब ये मूव, इसके बारे में भी मुझे कुछ नहीं पता। भीड़ में से एक आदमी खड़ा होता है और तंज कसते हुए बोलता है, तो आखिरकार तुम्हें पता ही क्या है इसके बारे में? दूसरा आदमी हंसते हुए बोलता है, ये कितनी शर्म की बात है। मून सेलेस्टियल पिछले 7 साल से फेंग को ट्रेन कर रही है और उसे खुद ही फेंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। तीसरा आदमी गुस्से में बोलता है, अगर मून सेलेस्टियल फेंग की स्टडीज की जिम्मेदारी लेती है तो मैं शांत नहीं बैठ सकता। एक परफेक्ट रॉ जेड का इस तरह बर्बाद होना ये पूरी तरह से वेस्ट है। तभी एक और आदमी उठकर घोषणा करता है, फेंग तलवार चलाने में माहिर है और पूरे यिनयुए डायनेस्टी में मैं सबसे अच्छा सोर्ड्समैन हूं, तो कंपटीशन के बाद वो मेरा डिसाइपल बनेगा। दूसरा आदमी तुरंत विरोध करता है, नहीं, फेंग की सबसे पावरफुल टेक्निक है बुद्धिस्ट गोल्डन ड्रैगन, और मैंने उसके बारे में पढ़ा है, तो उसको मैं सिखाऊंगा। एक लेडी भी उठकर बोलती है, तुम सब क्या बकवास कर रहे हो? इसके पास सुप्रीम बॉर्न है और मेरे एंसेस्टर्स के पास भी सुप्रीम बोन थी, तो उसके हिसाब से मुझे उसका मास्टर बनना चाहिए। तभी भीड़ में से एक और आदमी बड़ी गंभीरता से बोलता है, नहीं नहीं, इसके पास डबल प्यूपल की पावर्स हैं, और मेरी मम्मी की चाची की बुआ के भाई के ससुर की बहन के पास भी ये था, तो मुझे इसका मास्टर बनना चाहिए। आंट इन सब की बातें सुनकर एकदम घबरा जाती है और चुपचाप खड़ी रह जाती है। फिर फेंग को स्क्रीन पर देखते हुए सोचती है, ये मेरी गलती नहीं है कि मैं इतनी केयरलेस हूँ। ये बंदा ही इतना ज्यादा स्ट्रांग है जो हर बार दूसरों को सरप्राइज कर देता है। अब बैटलफील्ड में चांग हांफते हुए जमीन पर पड़ा होता है। उसकी सांसें तेज चल रही होती हैं और वो कांपते हुए बोलता है, ये इतना ज्यादा स्ट्रांग कैसे हो सकता है? तभी सिस्टम पॉपअप आता है, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने सक्सेसफुली चोजन वन के हार्ट में साइकोलॉजिकल शैडो छोड़ दिया है। उसके लिए आपको 1 लाख विलन पॉइंट्स मिलते हैं। फेंके देखकर डिसअपॉइंटेड सा चेहरा बनाते हुए बोलता है, क्या बस 1 लाख? फिर उसकी आईज में एक अलग सी चमक आ जाती है। वो अपने डबल प्यूपल स्किल को एक्टिवेट करता है और खतरनाक अंदाज में बोलता है, मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं तुमसे 1 मिलियन विलन पॉइंट्स ना कमा लूं। और अगले ही पल उसकी आंखों से एक भयंकर पर्पल बीम निकलती है और सीधे चांग पर गिरने लगती है। चांग चीख उठता है, उसकी पूरी बॉडी कांपने लगती है। स्क्रीन पर लगातार पॉपअप्स आने लगते हैं, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने चोजन वन के हार्ट के अंदर साइकोलॉजिकल शैडो डाल दिया है, उसके लिए आपको 1 लाख विलन पॉइंट्स मिलते हैं।
कंग्रेचुलेशन होस्ट। एक और साइकोलॉजिकल शैडो सफलतापूर्वक डाला गया, कंग्रेचुलेशन होस्ट। और 1 लाख विलन पॉइंट्स। चांग अब पूरी तरह से एक डीमन की तरह बन चुका होता है। उसकी आंखों में डर और नफरत दोनों भरी होती हैं, लेकिन फेंग सिर्फ एक ठंडी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देख रहा होता है। चांग गुस्से में आंखें लाल करते हुए दहाड़ता है, फेंग, अगर मुझे अपनी सोल को भी बेचना पड़े तो भी मैं अपनी सोल को डेविल को भेज दूंगा, लेकिन आज मैं तुम्हें जान से मार के रहूंगा। इतना बोलते ही उसकी डीमन एनर्जी पूरे मैदान में डार्क रेड एनर्जी की तरह फैलने लगती है और एक जोरदार एनर्जी ब्लास्ट आसमान की ओर छोड़ता है। फेंग बड़े ही चिल अंदाज में उसे देखता है और शांत होकर बोलता है, लगता है मैंने इसे कुछ ज्यादा ही कर दिया और मैं तो भूल ही गया कि ये चोजन वन है। फिर वो ऊपर की तरफ देखता है और पूरी मासूमियत में बोलता है, क्या यहाँ पे कोई केयर टेकर है? मुझे चांग के बारे में रिपोर्ट करनी है। चांग फाइट के बीच में सब्स्टिट्यूट यूज कर रहा है। ये सुनते ही आंट अपना माथा पीट लेती है और झल्लाकर बोलती है, ये लड़का हर बार ऐसा ही करता है। अब चांग पूरी तरह डीमन से पजेस हो चुका था। फेंग ये देख थोड़ा घबरा जाता है और हाथ जोड़कर बोलता है, अरे भाई रुक जाओ, ये तो एक नॉर्मल फाइट है, तुम इस तरह से सीरियस क्यों हो रहे हो? और तभी आसमान में एक पोर्टल खुलने लगता है। फेंग उसे देखकर तुरंत बोलता है, लगता है मेरा सेवियर आ गया है। और फिर वहां पर एम्परर खुद प्रकट हो जाते हैं। वो सीधे चांग की ओर देखते हैं और गंभीर स्वर में बोलते हैं, ये टूर्नामेंट यंग लोगों के लिए है और तुम्हें देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम एक यंग कैंडिडेट हो, तो मैं चाहूंगा कि तुम अपने आप को इस टूर्नामेंट से बाहर निकाल लो। चांग ये सुनते ही हंसने लगता है, अच्छा, और अगर मैं मना कर दूं तो? एम्परर अपनी रॉयल प्रेजेंस के साथ शांत स्वर में जवाब देते हैं, तो इसे मैं खुद ही हैंडल करूंगा। चांग का चेहरा ट्विस्टेड हो जाता है। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम मुझे मार सकते हो? बोलते हुए वो अपनी एनर्जी से उस पोर्टल के अंदर जाने लगता है। एम्परर उसे रोकते हुए बोलते हैं, अच्छा, तो इतना सब करके अब तुम भागने की कोशिश कर रहे हो? और तुरंत अपनी पर्पल एनर्जी एक्टिवेट कर लेते हैं और खुद भी पोर्टल में प्रवेश कर जाते हैं। नीचे खड़े झुन और बाकी लोगों के चेहरे पर घबराहट फैल जाती है। झुन घबरा कर बोलता है, अरे नहीं, ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। लेकिन वान मुस्कुराते हुए बोलता है, अरे तुम फिक्र मत करो, हमारे मास्टर बिल्कुल सेफ हैं, आखिरकार एम्परर खुद ही जो आए हैं यहाँ पर। ऊपर आसमान में एम्परर और चांग की एनर्जीज टकरा रही थी, लेकिन अचानक चांग वहां से भाग जाता है। कुछ देर बाद एम्परर वापस फेंग की ओर आते हैं, लेकिन तभी चांग की गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है, फेंग, तुम देखते जाओ, मैं वापस आऊंगा और तुम्हें जान से मारूंगा। और तभी सिस्टम पॉपअप आता है, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने चोजन वन को सीरियस इंजरी पहुंचाई है, इसके लिए आपको 3 लाख विलन पॉइंट्स मिलते हैं। फेंग पॉपअप देखता है और सार्कास्टिकली बोलता है, ये चोजन वन बिल्कुल सही से नहीं खेल रहा था, मुझे अपनी चीट कोड को और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। फिर एम्परर की तरफ देखकर बोलता है, आप उसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकते हैं? लेकिन एम्परर बिना कुछ बोले वहां से गायब हो जाते हैं। फेंग झुंझलाकर बोलता है, ये क्या बात हुई? चांग ने इस फाइट में चीट कोड यूज किया और मुझे ह्यूमिलिएट किया, और एम्परर ने उसके लिए कुछ नहीं किया। फिर वो अपनी एक डायरी निकालता है और लिखना शुरू करता है, इस साल के इस महीने के इस दिन को एम्परर के सामने मेरे ओपोनेंट ने चीट यूज किया था और फिर भी एम्परर ने उसके लिए कुछ नहीं किया। मैं इसके लिए कॉम्पेंसेशन डिमांड करता हूँ, वो भी 10 मिलियन हाई ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन। उधर चांग के चले जाने के बाद बाकी सभी लोगों के अंदर से पर्पल एनर्जी बाहर निकलने लगती है। जुनिया देखकर हैरानी से पूछता है, ये सब क्या हो रहा है? तभी पार्टिसिपेंट्स में से एक आदमी बोलता है, चांग ने अपनी एनर्जी से हमारी बॉडी पर कब्जा कर लिया था और अब उसके जाने के बाद हम आजाद हो चुके हैं। अब कैमरा कट करता है और हम देखते हैं कि रैबिट एक छोटी सी कुर्सी पर बैठा होता है और उसके पीछे झुन और वान खड़े होते हैं। रैबिट पूरे स्वैग में बोलता है, तो सब लोग लाइन लगा लो। इसके बाद रैबिट बोलता है, और मेरे मास्टर फेंग ने तुम सबकी जान बचाई है, और वो बहुत ज्यादा ही हैंडसम और डैशिंग है और हाईली टैलेंटेड भी है, तो तुम लोगों को ग्रेटफुल होना चाहिए और अपनी जान बचाने के लिए इसका प्रोटेक्शन फीस देना होगा। और फिर रैबिट थोड़ा ड्रामा मोड में आकर बोलता है, और तुम सारी लेडीज भी तैयार रहो ग्रैटिट्यूड करने के लिए। जो सबसे ज्यादा खूबसूरत और शादीशुदा औरतें हैं वो पहले जाएंगी। सुनते ही एक आदमी गुस्से में चिल्लाता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो, क्या हम तुम्हारी बातें मानेंगे? लेकिन तभी वान अपना हथौड़ा निकालता है और खतरनाक आवाज में बोलता है, तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? सामने खड़े सभी लोग वान के विशाल हथौड़े को देखकर डर जाते हैं और धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं। रैबिट स्टाइल से अपनी कुर्सी पर बैठा रहता है और ठंडी आवाज में पूछता है, तुम लोग क्या बोल रहे थे? सामने से कोई जवाब नहीं आता और धीरे धीरे सभी लोग लाइन में लग जाते हैं। तभी अचानक एक लड़की सामने आती है और पूछती है, लॉर्ड रैबिट, क्या मास्टर के साथ कॉन्क्यूबाइन बनने का कोई चांस है? रैबिट एक नजर ऊपर से नीचे डालता है और ठंडी सांस लेते हुए बोलता है, तुम्हारे संतरे बहुत छोटे हैं, तुम्हारा कोई चांस नहीं है, चलो हट जाओ, नेक्स्ट। लड़की का चेहरा उतर जाता है और वो मायूसी में पीछे हट जाती है। तभी वहां एक हॉट लड़की आगे बढ़ती है और सेडक्टिव अंदाज में बोलती है, अच्छा, तो मेरे बारे में क्या ख्याल है? रैबिट की नजर जैसे ही उस पर पड़ती है उसकी आंखें चमक उठती हैं। वो हैरानी से बोलता है, क्या इतने बड़े बड़े संतरे? हाँ, तुम आ सकती हो। और अगला कौन है? तभी दूर से लान गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचते हुए पास के पत्थर पर एक जोरदार पंच मारती है और जलते हुए अंदाज में बोलती है, क्या ये फेंक क्या कर रहा है? उसने मेरी फर्स्ट किस ले ली और अब यहाँ खुलेआम अपना कॉन्क्यूबाइन सेलेक्ट कर रहा है।
उधर फेंग अपने सिस्टम में कुछ चेक कर रहा होता है, तभी सिस्टम पॉपअप आता है, चोजन लेडी का फेवर -1 -2 हो चुका है। फेंग को एकदम झटका लगता है, क्या अब क्या हो गया? वो तुरंत बाहर जाकर देखता है तो वहां सारी हॉट लेडीज की एक लंबी लाइन लगी होती है और उसे देखते ही सब खुशी से चिल्लाती हैं, अरे देखो मास्टर आ गए। रैबिट खुश होकर फेंग की तरफ देखता है और बोलता है, मास्टर क्या मैं ये अच्छे से कर रहा हूँ? फेंग का चेहरा फट से उतर जाता है, तुम बेवकूफ, ये क्या कर रहे हो? मेरी सारी इमेज बेकार कर रहे हो। वो मुंह फेर कर जाते हुए बोलता है, कौन हो तुम? मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता। रैबिट दूर से आवाज लगाकर बोलता है, मास्टर लेकिन आप तो पैसे के भूखे हैं और हवस के भूखे भी हैं, तो एकदम से इतना कैसे बदल गए? फेंग का दिमाग पूरी तरह घूम जाता है। वो गुस्से में चिल्लाता है, चुप कर जा बेवकूफ, क्या बकवास कर रहा है? फिर खुद को शांत करते हुए सोचता है, लगता है मुझे खुद ही अपनी इमेज सेव करनी पड़ेगी। वो गहरी सांस लेते हुए सबके सामने जाता है और बोलता है, पैसा कभी भी मेरा लक्ष्य नहीं रहा। दूसरों की छत के नीचे रहना एक आशीर्वाद है, लेकिन एक सज्जन व्यक्ति बिना महत्वाकांक्षा के नहीं रह सकता, खासकर जब वो अपना खर्च नहीं उठा सकता। और बात करें लस्ट की, तो मैं कोई लस्टफुल पर्सन नहीं हूं, मैं बस सुंदर चीजों से प्यार करता हूं, बस इतना ही। और इस रैबिट के पास कोई मैनर्स नहीं है, तो प्लीज तुम सब इसे माफ कर दो। फिर वो एक लड़की को गले लगाकर बोलता है, हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और इस बैटलफील्ड में मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा। और तुम सब एक बात ध्यान रखना कि इस बैटलफील्ड में कुछ भी हो सकता है, तो टूर्नामेंट के बाद तुम सब लोग एक दूसरे को माफ कर देना। तभी सिस्टम पॉपअप आता है, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने एक सीधी सादी लड़की का फायदा उठाया है, इसके लिए आपको 200 विलन पॉइंट्स मिलते हैं। वो लड़की अपने मन में सोचती है, मैंने सुना था कि सब लोग बोलते हैं कि यंग मास्टर बहुत ही हार्टलेस है, लेकिन अब मैं यकीन से बोल सकती हूँ कि वो सब झूठ है। वो फेंक के गालों पे एक स्वीट किस कर देती है और बोलती है, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं बस तुमको एक स्वीट किस दे सकती हूँ। तभी सिस्टम पॉपअप आता है, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने सीधी सादी लड़की का फायदा उठाया है, इसके लिए आपको 500 विलन पॉइंट्स मिलते हैं। फेंक के चेहरे पर एक शैतानी सी स्माइल आ जाती है और फिर वो दूसरी लड़की के साथ भी वैसा ही करता है और फिर एक और पॉपअप आता है। फिर वो बारी बारी से सभी लड़कियों के साथ ऐसा ही करता है और लगातार पॉपअप आने शुरू हो जाते हैं। दूर से लान देख रही होती है और अपने मन में सोचती है, लगता है मैंने इसे जज करने में फिर से गलती कर दी है। तभी फिर से सिस्टम पॉपअप आता है, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, चोजन लेडी का फेवर +3 हो चुका है, +5 हो चुका है। फेंक अपने मन में सोचता है, लगता है मैं सक्सेसफुल हो गया। फिर वो सभी से बोलता है, तो कंपटीशन खत्म होने में बस 2 घंटे बचे हैं और अगर तुम सब लोग सरवाइव करना चाहते हो तो तुम सब यहीं पर रुक जाओ, मैं तुम सबकी प्रोटेक्शन करूंगा, लेकिन अगर तुम सब जाना चाहते हो तो मैं किसी को नहीं रोकूंगा, तुम लोग जा सकते हो। इतना बोलकर फिंग केव के अंदर जाने लगता है। तभी सारे पार्टिसिपेंट्स घुटनों पर बैठकर एक साथ बोलते हैं, थैंक यू यंग मास्टर। फिंग अंदर जाकर हंसते हुए बोलता है, अब तो मैं इन सब का फायदा उठा सकता हूँ और बहुत सारे पैसे भी कमा सकता हूँ, साथ साथ बहुत सारे विलन पॉइंट्स भी कमा सकता हूँ, ऐसा लगता है मैं इसी चीज के लिए पैदा हुआ हूँ। फिर वो सिस्टम खोलकर बोलता है, सिस्टम मुझे अपना लकी ड्रॉ यूज करना है, और बिना देरी के लकी ड्रॉ पे क्लिक कर देता है। सिस्टम पॉपअप आता है, आपने जीता है हेवन मिस्ट्री कार्ड। एक और पॉपअप पे इसकी डिटेल शो होने लगती है। इस कार्ड का उपयोग करने के बाद आप आकाश के रहस्यों में झांक सकते हैं और हेवन और अर्थ की फॉर्चून को खोज सकते हैं। हालांकि हेवन और अर्थ की फॉर्चून हर जगह नहीं मिलती, इस कार्ड को सावधानी से उपयोग करना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है कि आप हेवंस चोजन वन पर नजर रखकर शुरुआत करें ताकि इसे आसानी से खोज सकें। फेंग ये देखकर चौंक जाता है और धीरे से बड़बड़ाता है, क्या हेवनली मिस्ट्री कार्ड, और इसके लिए मुझे चोजन वन की जरूरत है। चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। एम्पर हॉल में माहौल थोड़ा टेंस हो जाता है। एक आदमी जो जाहिर तौर पे फेंग की पोटेंशियल को देख चुका है, सीधा आंट की तरफ देखता है और बोलता है, मून सेलेस्टियल मैं उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन इतने टैलेंटेड पर्सन के साथ तुम क्या कर रही हो? क्या तुम उसे एक बेहतर घर और एक्स्ट्रा पैसा नहीं दे सकती? ये एक नेक व्यक्ति को कुछ गलत करने के लिए मजबूर करने से कैसे अलग है? आंट बिना कोई घबराहट दिखाए कामली जवाब देती हैं, लेकिन मैंने उसे किसी चीज के लिए नहीं रोका। ये सुनकर एम्परर अंदर ही अंदर सोचने लगते हैं, तो अब लगता है वक्त आ चुका है उसको अपना रेजिडेंस देने का। कुछ पल बाद एम्परर एक बड़ी अनाउंसमेंट करते हैं, आज से फेंग यिन्युए डायनेस्टी का थर्ड होली सन होगा और उसको एक घर दिया जा रहा है जहां पे वो अपने सबॉर्डिनेट्स को बना सकता है। ये सुनते ही पूरे हॉल में खलबली मच जाती है। सभी मिनिस्टर्स और वॉरियर्स आपस में चर्चा करने लगते हैं, हाँ ये बिल्कुल सही रहेगा, ये बहुत अच्छा डिसीजन है। तभी एक आदमी एम्परर के सामने आकर झुकता है और उत्साहित होकर बोलता है, एम्परर अगर आपको फेंग के लिए कोई मास्टर चाहिए तो मैं कैसा रहूंगा, मुझे उसका मास्टर बना दीजिए। एम्परर थोड़ा मुस्कुराते हैं और ठहर कर बोलते हैं, मैंने इसके बारे में पहले से ही सोच रखा है, तुम्हें इसके लिए फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, और मैंने अपने कुछ लोगों को छिन फैमिली के पास ये खबर पहुंचाने के लिए भेज दिया है। पूरा हॉल एकदम शॉक्ड हो जाता है, क्या सच में? आंट अपने मन में सोचती है, फेंग को यिन्युए डायनेस्टी का थर्ड होली सन डिक्लेयर करके वो छिन फैमिली का ट्रस्ट गेन करना चाहते हैं, जिसके बाद शिया डायनेस्टी का चिन फैमिली टेरिटरी हमारे डायनेस्टी से कनेक्ट हो जाएगा और फिर ये यिन्युए डायनेस्टी के लिए बहुत अच्छा मौका होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था ये बूढ़ा आदमी इतना कुछ सोच सकता है। अब वापस फेंग की तरफ चलते हैं। फेंग इस पूरी सिचुएशन पे सोचते हुए बड़बड़ाता है, मुझे चोजन वन सेलेक्ट करना है, तो मेरा छोटा भाई, नहीं नहीं, वो बहुत ही ज्यादा छोटा है और कमजोर है, तो सान नहीं, वो बहुत ही स्वीट है।
अगर मुझे कोई नॉलेज चाहिए होगी तो मैं उसे खुद जाकर पूछूंगा और वो मुझे आसानी से बता भी देगा, तो मुझे उसके लिए मिस्टीरियस कार्ड की जरूरत नहीं है। वो एक गहरी सांस लेता है और मन ही मन सोचता है, और अगर बात करें लान की तो वो किसी काम की नहीं है। तो अब बच गया है केवल एक। वो मिस्टीरियस कार्ड को एक्टिवेट करता है और बोलता है, तो चांग देखते हैं तुम क्या करते हो। तभी उसके सामने एक इल्यूजन बनने लगता है। वो देखता है कि चांग एक पोर्टल के अंदर जा रहा है। फिर हैरानी से बोलता है, क्या ये तो कुल्नल सीक्रेट रेल्म है, जो कि 1000 साल में केवल एक बार ही खुलता है। अगले ही पल फेंग देखता है कि चांग फाउंटेन ऑफ प्योरिटी में कल्टीवेट कर रहा होता है। फेंग फिर शॉक्ड होकर बोलता है, क्या इसको फाउंटेन ऑफ प्योरिटी भी मिल गया। चांग कल्टीवेट करते करते जोर से चिल्लाता है और अचानक उसके सीने से एक एनर्जी बॉल निकलती है जो ग्लो करने लगती है। फेंग की आंखें और बड़ी हो जाती हैं। क्या ये थोड़ा ऑफ इनर डेमन को भी मास्टर कर रहा है? नहीं, ये तो ठीक नहीं है। तभी स्क्रीन पे कुछ अजीब सा होने लगता है। फेंग कंफ्यूजन में बोलता है, क्या ये क्या हो रहा है। जैसे ही वो ध्यान से देखता है, चांग री को लिटाकर खुद उसके ऊपर चढ़ा होता है और बोलता है, अगर तुम मेरे साथ टाइम बिताओगे तो तुम एक अच्छे एम्परर बन जाओगे। फेग अपनी आंखें मलते हुए चौंक जाता है। क्या क्या मुझे कोई वहम है या मेरी आंखें धोखा खा रही हैं? ये सब क्या हो रहा है? वो थोड़ा शांत होकर एक पत्थर पर बैठ जाता है और बड़बड़ाता है, मैंने सोचा था कि री उसके नाम की तरह ही एक विक्टिम है, इसलिए मैंने उससे ये उम्मीद नहीं की थी कि वो चुपचाप इतना फॉर्चून बना लेगा। चांग भी ठीक वैसा ही है, वो भी धोखा दे रहा है। ये अंतर इतना बड़ा क्यों हो गया? मैंने उसका बुदा हार्ट छीन लिया और 1 महीने बाद उसने एक डाओ हार्ट प्राप्त कर लिया। धिक्कार है। क्या मैं सिर्फ उसके लिए एक्सपीरियंस गेन करने का जरिया बन गया हूँ? वो तेजी से सांस लेता है और फिर एकदम से उठकर बोलता है, नहीं, मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। 1 महीने में सीक्रेट रेल्म और प्योरिटी का फॉर्चून मेरा होगा। यहाँ तक कि हेवंस भी मुझे रोक नहीं सकता। वो थोड़ा सोचते हुए धीरे से बोलता है, लेकिन अगर मैं इसे निश्चित रूप से हासिल करना चाहता हूँ तो मेरी करंट स्पिरिचुअल मार्शल फर्स्ट स्टेज की कल्टीवेशन इसके लिए इनफ नहीं होगी। सीक्रेट रेल्म ये न्यू डायनेस्टी के लाइफ एंड डेथ एलिमिनेशन कंपटीशन से अलग है। उस समय 30 साल से कम उम्र के सभी जीनियसेस सीक्रेट रेल्म में अपना लक आजमाने जाएंगे। उनमें से सबसे कम स्टेज जियान और लान के लेवल पर होंगे। भले ही मेरे पास एक ड्रैगन को मारने की शक्ति हो, लेकिन इतने सारे जीनियसेस को हराना मेरे बस की बात नहीं है। ऐसा लगता है कि मुझे 1 महीने में पाथ ऑफ डाउ तक पहुंचना होगा। वो अपनी पॉसिबिलिटीज पे सोचता है और बड़बड़ाता है, अगर मैं बिना खाए पिए 24 घंटे ट्रेनिंग करूं तो 1 महीने में 2 स्टेजेस एडवांस कर सकता हूं। लेकिन 1 महीना बहुत कम समय है। इसके अलावा लगातार इंटेंसिव ब्रेक थ्रू से फाउंडेशन अनस्टेबल हो जाएगी और शरीर को नुकसान पहुंचेगा। असल में गेन्स लॉसेस को कॉम्पेंसेट नहीं कर पाएंगे। तभी सिस्टम एक पॉपअप दिखाता है, होस्ट स्पिरिचुअल मार्शल फाउंडेशन पिल के लिए एक्सचेंज कर सकता है, जो तेजी से ब्रेक थ्रूज के कारण होने वाले अनस्टेबल फाउंडेशन की समस्या को मूल रूप से हल कर सकता है, जिससे कल्टीवेटर्स पागल हो जाते हैं। लेकिन एक पिल्स केवल एक स्टेज के लिए होगा और इसके लिए आपका 5 लाख विलन पॉइंट्स कटेगा। फेक सिस्टम की बात सुनकर गुस्से में बोलता है, तुम मुझे एक पिल 5 लाख के बदले में दोगी? क्या तुम मुझे लूटना चाहती हो? सिस्टम एक और पॉपअप दिखाता है, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, जो सिस्टम में है मैं वही बता रही हूँ। फेंग फ्रस्ट्रेटेड होकर गुस्से में बड़बड़ाता है, हद होती है यार लूटने की भी। फेंग बाय बटन पे क्लिक करता है और बोलता है, चलो देखते हैं क्या होता है। तभी सिस्टम पॉपअप आता है, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने अपने 5 लाख पॉइंट स्पेंड कर दिए हैं और आपको मिलता है एक स्पिरिचुअल मार्शल स्टेज फाउंडेशन पिल। एक छोटी सी पिल फेंग के हाथ में आ जाती है। बिना वक्त गवाए वो उसे निगल लेता है। अचानक एक एनर्जी ग्लो होने लगती है। उस जबरदस्त फीलिंग को महसूस करते हुए फेंग खुद से बड़बड़ाता है, तो चीटिंग करने की फीलिंग ये होती है, एक पिल खाने से ऐसा लग रहा है जैसे मैंने पिछले 7 साल से कल्टीवेट कर रहा हूँ। डिंग! तभी कंपटीशन खत्म होने की बेल बजती है। फेंक वहां से उठते हुए बोलता है, चलो अच्छा है ये खत्म हो गया। अब ग्राउंड में सभी बचे हुए पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। मान देखो, मैं बच के आ गया, मैंने बैटलफील्ड पार कर लिया। अरे मैं हार गया, वो सब एम्परर के डिसाइपल की वजह से हुआ है। अगर वो नहीं होता तो मैं भी जीत जाता। इधर फेंक भी वहीं खड़ा होता है और उसके कंधे पे रैबिट बैठा होता है। रैबिट थोड़ा तंज कसते हुए बोलता है, मास्टर, अगली बार आप कोई बिजनेस करें तो प्लीज मुझे पहले से बता देना। फेंक हंसकर बोलता है, ठीक है। तभी पीछे से कोई गुस्से में चिल्लाता है, फेंक। फेंक पीछे मुड़कर देखता है और सोचता है, कौन है ये। देखता है कि वो जियन होता है, जो गुस्से से भरा हुआ उसकी तरफ आ रहा होता है। जैन गुस्से में बोलता है, फेंक तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फेंक तुरंत जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है और एक बड़े भाई वाली स्माइल के साथ बोलता है, हेलो ब्रदर, कैसे हो तुम? लेकिन जियान झटके से उसका हाथ छुड़ाते हुए गुस्से से बोलता है, दूर हो जाओ मुझसे। फेंग थोड़ा कैजुअल अंदाज में बोलता है, तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो? अब तो डेथ एलिमिनेशन कंपटीशन खत्म हो चुका है, तो अब तुम इस तरह से रूड बनना बंद करो। अब तो तुम्हें नए फ्रेंड्स बनाने चाहिए और मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ कॉम्पेंसेशन पाने का, तो तुम वो किसी को मत बताना। फिर वो थोड़ा और पास जाकर बोलता है, मुझे एक बहुत अच्छा तरीका पता चला है एक ग्रेट एम्परर बनने का। तभी दो आदमी पास खड़े होकर उसकी बातें ध्यान से सुनने लगते हैं। फेंक 4 उंगली दिखाते हुए बोलता है, इसके लिए अभी कुछ टाइम है। अब वो दोनों आदमी जो उसकी बातें सुन रहे थे आपस में फुसफुसाते हैं, क्या इसके लिए अभी टाइम है? क्या मतलब है इसका? क्या ये चांग से जुड़ा है? दूसरा आदमी बोलता है, क्या चांग?
लेकिन वो तो हार गया, वो इससे कैसे जुड़ा हो सकता है? तभी जियन गुस्से में एक्सप्लोड हो जाता है और चिल्लाकर बोलता है, फेग, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? तुम ये बोल रहे हो कि मुझे चांग के साथ सोना होगा? क्या तुम ये बोल के मुझे ह्यूमिलिएट कर रहे हो? ये सुनकर वो दोनों आदमी भी चौंक जाते हैं और ऑकवर्ड महसूस करने लगते हैं। फेग आराम से बोलता है, अगर तुम इस तरह से चिल्ला चिल्ला कर बोलोगे तो सभी लोगों को इसके बारे में पता चल जाएगा। जय गुस्से से फट पड़ता है, तुम पागल आदमी। तभी वहां एम्परर अपने साथियों के साथ आते हैं और बोलते हैं, सभी लोग साइलेंट हो जाओ। पूरी जगह में एकदम सन्नाटा छा जाता है। एम्परर आगे बढ़ते हैं और ऐलान करते हैं, तो मैं इस डेथ एलिमिनेशन टूर्नामेंट को ऑफिशियली एंड करता हूं। जितने भी लोग विनर हैं, सभी को कंग्रेचुलेशंस। रूल्स के हिसाब से टॉप 1000 पीपल को एंट्री मिलेगी एकेडमी में, और बाकी के पीपल को अच्छा अच्छा रिवॉर्ड्स देकर उनको घर भेज दिया जाएगा। ऑडियंस में से एक आदमी खुश होकर बोलता है, अरे वाह, इसका मतलब मुझे भी उस एकेडमी में जाने का मौका मिलेगा। दूसरा आदमी थोड़ा सीरियस होते हुए बोलता है, ये कोई नॉर्मल एकेडमी नहीं है, ये तियानहोंग एकेडमी है। और इस एकेडमी में हर चीज को बारीकी से सिखाया जाता है, और इस एकेडमी में से जरूर कोई ना कोई डायनेस्टी का टॉप मैनेजमेंट संभालता है। अब क्राउड में से एक आदमी क्यूरियस होकर पूछता है, तो फिर जो पहले नंबर पर आया है उसे क्या मिलेगा? एम्परर एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोलते हैं, हाँ मुझे पता है तुम सब फेंक के बारे में बात कर रहे हो। वो फर्स्ट रैंक पर आया है इस साल के कंपटीशन में, तो इसके लिए मैंने उसे यिन्युए डायनेस्टी का थर्ड होली सन डिक्लेयर कर दिया है। अब उसके पास भी रहने के लिए घर होगा और वो अपना खुद का सबऑर्डिनेट रिक्रूट कर सकता है। ये सुनते ही पूरी भीड़ शॉक में आ जाती है। क्या सच में थर्ड होली सन और खुद का घर, और वो खुद का सबऑर्डिनेट रिक्रूट कर सकता है? फेंक कंधे उचकाते हुए बोलता है, हाँ, तो इसमें सरप्राइज होने वाली कौन सी बात है? रैबिट थोड़ा सार्कास्टिक अंदाज में बोलता है, मास्टर, क्या आपको नहीं पता ये डेथ एलिमिनेशन कंपटीशन हर 10 साल में एक बार होता है, लेकिन द होली सन का टाइटल ऐसे ही किसी को नहीं मिलता। इसके लिए सभी जीनियसेस को हराना पड़ता है, तब जाकर ये टाइटल मिलता है, और इसके बाद आप अपनी खुद की फोर्स बना सकते हैं। फिर कैजुअल अंदाज में बोलता है, नहीं, मुझे इन सब चीजों का कोई शौक नहीं है। जय ये सुनते ही और भड़क जाता है, क्या इस बाबूजी को इतनी चीजें मिल रही हैं और ये उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है? फिंक बेफिक्र होकर बोलता है, अब क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? तभी दूर से जुन और वान चिल्लाते हुए बोलते हैं, बॉस हम लोग इधर हैं। वे दोनों तेजी से फेंक की तरफ बढ़ते हैं और पास आकर एक्साइटेड होकर बोलते हैं, कंग्रेचुलेशंस बॉस, आपको द थर्ड होली सन बना दिया गया है। रैबिट गर्व से सीना चौड़ा करते हुए बोलता है, आखिर हमारे मास्टर हैं ही इतने ग्रेट। तब वान फेंक से पूछता है, मास्टर आप किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? फेंक सीधा जवाब देता है, हाँ मैं एक लड़की को ढूंढ रहा हूँ, पर असली बात तो उसके मन में चल रही थी जिससे मुझे 4 मिलियन विलन पॉइंट्स मिलेंगे। ये सुनते ही वान और झुन दोनों की आंखें चौड़ी हो जाती हैं और एक साथ बोलते हैं, क्या एक लड़की को ढूंढ रहे हैं? इसी बीच फेन की नजर लान पर पड़ती है और अपने मन में बोलता है, तो आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। उधर लान के दिमाग में अजीब से ख्याल आ रहे होते हैं। मुझे हमेशा ऐसा लगता है जैसे मुझे कोई घूर रहा है, क्या ये मेरी इमेजिनेशन है? अब फेंग पूरी भीड़ को चीरते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। सीन कट होता है। दूसरी तरफ का माहौल पूरी तरह से गर्मा चुका था। बहुत सारे लोग प्रिंसेस नानफांग और उसके आदमी को घेर कर जोर जोर से चिल्ला रहे थे, तुमने कहाँ छुपा रखा है चांग को? जल्दी से उसको सामने लाओ। प्रिंसेस गुस्से से चिल्लाते हुए जवाब देती है, मुझे नहीं पता वो कहां पर है। भीड़ में से एक आदमी शंका भरी आवाज में बोलता है, तुम्हें कैसे नहीं पता? आखिरकार वो तो तुम्हारा लवर है ना? इतना सुनते ही भीड़ में और ज्यादा शोर मच जाता है, हाँ जल्दी बताओ वरना तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। फेंग दूर से ये सब नजारा देखता है और हल्की सी मुस्कान के साथ बोलता है, अरे लगता है ये तो चांग के पुराने दोस्त हैं। प्रिंसेस दोबारा चिल्लाकर बोलती है, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे सच में नहीं पता वो कहां पर है। लेकिन भीड़ मानने के मूड में नहीं थी। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, सबको पता है तुम दोनों साथ में थे। तुम उसे छुपाने की कोशिश कर रही हो, जल्दी से उसे हमारे सामने लाओ। अचानक भीड़ में से एक आदमी चिल्लाता है, जल्दी से प्रिंसेस को पकड़ लो, अगर हमने इसे पकड़ लिया तो वो खुद ब खुद सामने आ जाएगा। प्रिंसेस के गार्ड्स तुरंत आगे आकर तलवारें निकालते हैं और कड़क आवाज में बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? फेंगे से देखता है और मजे लेते हुए बोलता है, लगता है ये इंटरेस्टिंग होने वाला है। रैबिट क्यूरियोसिटी में पूछता है, मास्टर आपने बोला था कि प्रिंसेस ननफंग एम्प्रेस नहीं बनेगी क्योंकि वो चोजन वन चांग के साथ नहीं सोई है। फेंग सिर हिलाते हुए सोचता है, हाँ ये हो सकता है। तभी अचानक प्रिंसेस के गार्ड्स एक बूढ़ी औरत को धक्का दे देते हैं। वो सीधा जमीन पर गिरती है और रोते हुए चीखती है, इस प्रिंसेस के आदमी ने मेरे बेटे को भी मार दिया, जिसे मैंने बचपन से लाड प्यार से बड़ा किया था, और अब देखो ये मेरे पोते को भी हर्ट कर रही है, मुझे जस्टिस चाहिए। ये सुनते ही भीड़ में और ज्यादा आग लग जाती है। ये सिया डायनेस्टी के लोग बहुत ही ज्यादा घमंडी हैं, हमें इनको सबक सिखाना चाहिए। और अचानक ही भीड़ प्रिंसेस और उसके गार्ड्स पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ती है। भीड़ में से एक गुस्साई औरत प्रिंसेस के बाल पकड़कर जोर से खींचने लगती है। प्रिंसेस गुस्से से तिलमिला उठती है और उसका थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन तभी कुछ गार्ड्स जोर से चिल्लाते हैं, सब लोग रुक जाओ। तो भाई जैसे ही चियन आर्मी की टीम यहाँ आती है, सब लोग डर के मारे पीछे हट जाते हैं। एक बंदा फुसफुसाते हुए पूछता है, ये चियन आर्मी कौन सी आर्मी है? दूसरा बंदा थोड़ा घमंड में हंसता है, तुझे नहीं मालूम? अभी तो नया नया आया है ना। चियन आर्मी इस एरिया की सबसे पावरफुल आर्मी है।
जो पहले से ही यहाँ के रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है। राजा, महाराजा, महारानी और प्रिंस से जुड़े सारे कांड यही संभालते हैं, इसलिए यहाँ पर आई है सीन को कंट्रोल करने के लिए। और जो सबसे बड़े हेवनली मास्टर हैं वो भी इसी टीम में हैं। बात सुनते ही माहौल में टेंशन बढ़ जाती है और तभी प्रिंसेस सामने आती है। प्रिंसेस तेज आवाज में बोलती है, चलो हमें यहाँ से निकालो। लेकिन सामने से एक बंदा जवाब देता है, निकालो? कहाँ निकालो? भाई ये इलाका अब तुम्हारा नहीं रहा। यहाँ पर आओगे, यहाँ का बैंड बजाओगे और फिर दफा हो जाओगे। प्रिंसेस गुस्से में बोलती है, तुम जानते भी हो तुम किससे बात कर रहे हो? वो हंसते हुए जवाब देता है, हाँ बिल्कुल, हम तुम्हें पकड़ने नहीं आए हैं, हम तो तुम्हारे बॉडीगार्ड्स को पकड़ने आए हैं। क्या? प्रिंसेस को गुस्सा आता है, तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम हमें पकड़ने की बात कर रहे हो? तभी प्रिंसेस के गार्ड भी सामने आते हैं और बोलते हैं, तुम लोग कुछ ज्यादा ही अपनी औकात से बाहर जा रहे हो। तुम्हें मालूम है ना, हम प्रिंसेस के पर्सनल गार्ड हैं। तभी अचानक से कुछ गार्ड्स उनके पीछे पहुंच जाते हैं और उन दोनों को पकड़ लेते हैं। और तब वो प्रिंसेस से बोलते हैं, प्रिंसेस हमें बचाओ प्लीज। प्रिंसेस थोड़ी देर सोचती है और फिर बोलती है, शायद मुझे तुम्हारे एम्परर के पास ही जाना चाहिए। तभी बूढ़ा वहां खड़ा होकर बोलता है, नहीं तुम वहां नहीं जा सकती। प्रिंसेस गुस्से में बोलती है, क्यों नहीं जा सकती? बूढ़ा सीधा बोलता है, क्योंकि एम्परर खुद चाहता है कि तुम यहाँ फंसी रहो। प्रिंसेस चौंक जाती है, मतलब जो भी कांड यहाँ हो रहा है वो एम्परर की मर्जी से हो रहा है, वो नहीं चाहता कि तुम यहाँ से जाओ। अब प्रिंसेस को समझ आ जाता है कि असली गेम क्या चल रहा है। तो इसका मतलब एम्परर ने खुद ये सब सेटअप किया है। बूढ़ा सिर हिलाता है, हाँ, और तुम अब भी समझ नहीं रही। ये लोग तुम्हें पकड़ने नहीं आए, ये लोग तुम्हारे बंदों को पकड़ने आए हैं और वो पहले ही पकड़ लिए गए हैं। प्रिंसेस को गुस्सा आ जाता है, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली, मैं अपने बंदों को बचाऊंगी। बूढ़ा उसे रोकने की कोशिश करता है, कैसे बचाओगी? अभी तो खुद तुम्हारी हालत खराब है, खुद को नहीं बचा सकती तो दूसरों को कैसे बचाओगी? प्रिंसेस इशारा करके बोलती है, अगर मैंने उस फेक से सपोर्ट मांगा तो? बूढ़ा चौंक जाता है, तू पागल है क्या? किसी से भी सपोर्ट मांग लेना, लेकिन उससे नहीं, वो बहुत ज्यादा रिस्की और खतरनाक है। प्रिंसेस ठंडे स्वर में बोलती है, अगर मेरे बंदों को बचाने के लिए खतरा लेना पड़े तो मैं तैयार हूं। वो सीधा उस फेंग के पास जाती है और बिना झुकाव दिखाए एटीट्यूड में बोलती है, मुझे तेरा सपोर्ट चाहिए, मेरे बंदों को बचाने के लिए करेगा क्या? फेंग हंसते हुए बोलता है, एक सेकंड, तू सपोर्ट मांगने आई है लेकिन एटीट्यूड पूरा दिखा रही है। उसी समय सिस्टम एक नया मिशन एक्टिवेट करता है, मिशन इस लड़की को परेशान करो, पॉइंट्स कमाओ। फेक अंदर ही अंदर खुश हो जाता है, अब तो मजा आएगा। वो प्रिंसेस को देखकर बोलता है, देख तुझे सपोर्ट तो दूंगा लेकिन बदले में कुछ चाहिए होगा। प्रिंसेस गुस्से में बोलती है, बोल क्या चाहिए? फेंग हंसते हुए बोलता है, ऐसे नहीं बताऊंगा, मेरे घर चल, वहां बताऊंगा। प्रिंसेस को गुस्सा आता है लेकिन वो चुप रहती है। फेंग उसे अपने घर ले जाता है और वहां जबरदस्ती उसे कुछ कपड़े पहनने पर मजबूर कर देता है। प्रिंसेस चीखती है, मुझे ये सब नहीं पहनना। लेकिन बंदा मुस्कुराते हुए सिस्टम को ओपन करता है, कंग्रेचुलेशंस, आपने गॉडेस को परेशान किया है, आपको मिलता है 1 लाख विलन पॉइंट्स। तब प्रिंसेस बोलती है, तुमने मुझे कहा था कि ये मैं 15 दिन तक पहनूंगी तो तुम मेरी मदद करोगे। तब फेंग बोलता है, हाँ बिल्कुल, और मैं अपने वादे कभी नहीं तोड़ देता। तब प्रिंसेस बोलती है, तो तुमने कुछ सोचा भी है, तुम कैसे मेरी मदद करोगे? तब फेंग बोलता है, हाँ मैंने सब कुछ सोच रखा है और ये एक सीक्रेट है। और अपने मन में सोचता है, मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता कि मैं डेस्टिनी कार्ड ऑफ स्पाइस का इस्तेमाल चैंग पे करने वाला हूँ, जो कि 15 दिन बाद कल्टीवेशन करने के लिए जाने वाला है। और फिर प्रिंसेस से बोलता है, तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो, जल्दी से मेरे गिलास में चाय डालो। तब प्रिंसेस गुस्से से उसके गिलास में चाय डालते हुए बोलती है, फेंक तुम देखते जाओ, मैं इन सब का बदला तुमसे लूंगी। और फिर तभी सिस्टम पॉपअप आता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने सक्सेसफुली गॉडेस को परेशान किया है, इसके लिए आपको 1 लाख विलन पॉइंट मिलते हैं। लेकिन भाई कहानी यही खत्म नहीं होती। अब किन फैमिली में हंगामा मचा हुआ था। छोटा भाई जो पहले गायब था अब वापसी कर चुका था और एकदम बड़ा और तगड़ा बन गया था। उसकी कल्टीवेशन ट्रेनिंग जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रही थी और अब वो 7वें लेवल तक पहुंच चुका था। वो अब एक मेन कैरेक्टर बन चुका था, एक ऐसा हीरो जिसकी पूरी पर्सनैलिटी में अब फायर आ चुकी थी। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब एक बूढ़े की आत्मा उसे मिल गई, एक ऐसी आत्मा जिसने उसकी कल्टीवेशन एबिलिटीज को और भी इंप्रूव कर दिया। और सबसे बढ़िया बात, ये बूढ़े को बुद्ध के हाथों एक स्पेशल पावर मिली थी। अब छोटा भाई कल्टीवेशन में इतना इंप्रूव कर रहा था कि उसने बोल्ड होकर कह दिया, देख लेना बहुत जल्दी मैं अपने बड़े भाई के बराबर लेवल पर आ जाऊंगा। और फिर 3 साल बाद की बात करते हुए बोलता है, 3 साल बाद जब मैं तगड़ा बन जाऊंगा तब तुझे देख लूंगा। अब कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। 1 महीने पहले हरे बालों वाली लड़की आई थी जो मेन कैरेक्टर को पसंद करने लगी थी, लेकिन उसकी शादी की बात आते ही उसने सबको चौंका दिया। वो बोली, भाई मुझे शादी नहीं करनी। सबने हैरानी से पूछा, क्यों अचानक से शादी तोड़ रही हो? तुम्हें पता भी है कि इससे कितनी बदनामी होगी? लड़की कंधे उचकाते हुए बोली, हाँ मुझे मालूम है, मैं बदनाम ही तो करना चाहती हूँ। ये सुनते ही पूरे घर में बवाल मच गया, सब हक्के बक्के रह गए। लड़की ने और बम फोड़ा, हमने शादी इसलिए फिक्स की थी क्योंकि तुम्हारा छोटा बेटा कमाल का था, लेकिन अब बड़े बेटे ने सुप्रीम बोन चोरी करके भाग लिया और छोटा बेटा भी नल्ला निकला, तो भाई मैं शादी नहीं करने वाली।
ये सुनते ही डैड गुस्से से लाल हो गए। तभी प्रिंसेप के गार्ड सामने आ जाते हैं और बोलते हैं, जल्दी से प्रिंसेस की रक्षा करो। डैड गुस्से से अटैक करते हुए बोलते हैं, क्या मेरे बेटे को नल्ला बोलेगी? साली अब तेरी तो खैर नहीं। साथी लोग तुरंत आ गए और फिर एकदम माहौल गर्म हो गया। छोटा बेटा खुद एंट्री मारता है और गर्जना करता है, मेरी शादी की बात है, मैं खुद डिसाइड करूंगा। डैड गुस्से से बोले, तू यहाँ क्या करने आया है? वो जवाब देता है, मैं यहाँ अपनी शादी डिसाइड करने आया हूँ। और सुनो, मुझे 3 साल दो। 3 साल बाद अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो तुम्हें मेरी शादी नहीं तोड़नी पड़ेगी। सामने से जवाब आता है, ठीक है, तुझे 3 साल मिलते हैं। तभी छोटा भाई गुस्से में बोलता है, अब मैं वेट नहीं कर सकता, और एक डिवोर्स पेपर निकालता है और उस पे साइन करते हुए बोलता है, तुम मुझे शादी तोड़ने आई थी, लेकिन मैं खुद तुम्हें डिवोर्स देता हूँ। प्रिंसेस को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है और गुस्से में बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डिवोर्स देने की? तब छोटा भाई उस पेपर को पीछे फेंकते हुए बोलते हैं, हाँ हाँ ठीक है, देखते हैं अब क्या होता है 3 साल बाद। और फिर वापस प्रेजेंट में आते हैं। अचानक घर के बाहर से कुछ अजीब आवाजें आने लगती हैं। छोटा भाई बाहर जाता है और देखता है कि आसमान से कुछ लोग उड़ते हुए आ रहे हैं। ये लोग हाथ में एक संदेश लिए हुए थे और चिल्ला रहे थे, अरे सुनो सुनो, कंग्रेचुलेशंस, तुम्हारे बेटे ने आज धमाल मचा दिया है। उसने कंपटीशन में पहला नंबर हासिल कर लिया है और अब उसे हेवनली सन का टाइटल मिल चुका है। बेटा जो यहाँ पे पैदा हुआ था उसने कर दिखाया। सोना चांदी हीरे जवाहरात सब उसके लिए मामूली चीजें थी। लेकिन जब उसने बताया कि उसने एक ड्रैगन को हराया है तो लोग चौंक गए। एक ड्रैगन? लेकिन वो तो स्पिरिचुअल स्टेज से एक स्टेज ऊपर था, फिर भी इसे कैसे हरा दिया? लोग एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। लेकिन तभी उसका बाप गुस्से से भड़क उठा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मेरा बेटा ही नहीं, मेरा बस एक ही बेटा है जो मेरे साथ यहाँ पर है। लोगों ने आपस में डिस्कस किया, आखिर ये अपने बेटे से इतनी नफरत क्यों करता है। एक काम करते हैं, एम्परर के पास चलते हैं और उन्हें इन्फॉर्म कर देते हैं। उधर डैड तो खुश था। जो सोना चांदी उसे दिया गया था वो उसने रख लिया और खुद से बड़बड़ाया, अब ये सब मेरा है। घर पर जहां प्रिंसेस और फेंग रहते थे वहां पर प्रिंसेस आराम से बैठी थी और हमारा फेंग कल्टीवेशन कर रहा था। जब उसने नोटिस किया, स्पिरिचुअल स्टेज के सेकंड लेवल पे मेरा लेवल अप हो गया। वो खुद से बोला, बहुत बढ़िया, कंपटीशन में आने के बाद कुछ अच्छे आइटम मिले थे जिनसे मेरा लेवल बढ़ गया। फिर उसे याद आया, ड्रैगन, मेरा स्पेस पॉकेट, वो ड्रैगन अभी भी वही पड़ा होगा। उसे एक आइडिया आया, शायद मैंने ड्रैगन को मारा नहीं था, बस बेहोश किया होगा। अब उसे कैसे कस्टमाइज किया जाए, इतना सोचकर वो आगे बढ़ा। तभी सामने प्रिंसेस दिखी और फिर उसे घूरने लगा। ऐसी गंदी नजरों से मुझे मत देख, प्रिंसेस तुनकते हुए बोली। अगर तुझे मेरे जिस्म की जरूरत है तो भूल जा, मैं नौकरानी बनने को तैयार हूं, लेकिन तुझे खुद को सौंपने वाली नहीं। सिस्टम ने पॉपअप मारा, कंग्रेचुलेशंस, आपने प्रिंसेस को डरा दिया, आपको 10,000 पॉइंट्स मिले। फेक ने माहौल देखा, चांदनी रात, एक लड़का लड़की अकेले कमरे में, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सिस्टम ने फिर पॉपअप दिया, कंग्रेचुलेशंस, आपने उसे और ज्यादा डरा दिया, आपको 10,000 और पॉइंट्स मिले। फेक हंस पड़ा और बोला, अरे यार बहुत देर हो गई, चलो सो जाते हैं, सुबह उठकर काम करना है। और इतना बोलकर उस ड्रैगन के बारे में सोचते हुए बाहर आ जाता है। तभी आंट और शिव वहां आ गए। आंट बोलती है, जब से तुमने कंपटीशन जीता है तब से तो तुम हमें भूल ही गए हो। फेंग जवाब देता है, अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप तो मेरी लव एट फर्स्ट साइट हो, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। तब आंट हंसते हुए बोलती है, सच में तुम बहुत ही नॉटी हो। और पीछे से शिव मुंह फुलाते हुए बोलती है, ये बंदा हमेशा से मेरी आंट के बारे में ही सोचता रहता है, पता नहीं मेरे बारे में कब सोचेंगे। आंट बोलती है, मैं यहाँ पे किसी रीजन की वजह से आई हूँ, कल तुम मेरे साथ एकेडमी चलना, मैं तुम्हें किसी से मिलवाऊंगी। तब फेंग चौंकते हुए बोलता है, क्या, किस से मिलवाओगी? तब शिव सामने आकर बोलती है, एम्परर ने तुम्हारे लिए एक मास्टर सेलेक्ट किया है, वो कोई आम आदमी नहीं, वो हर चीज में चैंपियन है। पेंटिंग, कैलीग्राफी, म्यूजिक, डांसिंग और हाँ, मार्शल आर्ट्स और एल्केमी में भी वो एकदम लीजेंड है। तब फेंग बोलता है, क्या वो आदमी डीशू तो नहीं? ये सुनकर शिव चौंकते हुए बोलती है, हाँ बिल्कुल सही, लेकिन ये तुम्हें कैसे पता? तब फेंग स्टाइल मारते हुए बोलता है, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा समझदार हूँ इसलिए। फेंग का दिमाग तेजी से चला, डीशू, लेकिन वो तो यूजलेस था, क्या सच में वो मेरे मास्टर बनने के लायक है? आंट ने हंसते हुए कहा, यार उसे देखकर तेरी पावर से जोश आएगा, वो भी दोबारा कल्टीवेशन शुरू कर देगा। फेंग ने मजाक में कहा, तो क्या मुझे उसे खुश करने के लिए लड़की के कपड़े पहनकर जाना पड़ेगा? आंट और शिव हंस पड़े, हा हा हा, भाई मस्त आइडिया है। फेंग जल्दी से बोला, अरे नहीं, इससे मेरी इज्जत उड़ जाएगी। और यहीं पर चैप्टर खत्म होता है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि ये डिशन असल में कौन है और उसकी कहानी क्या है। तब तक के लिए बाय बाय। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई। तो भाई जहां कहानी चल रही है वहां से 100 साल पहले की बात हो रही है। एक बंदा था डीसीयू, जो कि फ्यूचर में मास्टर बनने वाला था। तो 100 साल पहले ये बंदा जब सड़क पे निकलता था तो लड़कियां पागल हो जाती थी, ओ माय गॉड मास्टर डीशू, मुझे अपनी दुल्हन बना लो, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ। डीशू उस टाइम का सबसे टैलेंटेड, सबसे यंग और सबसे धांसू बंदा था। हैंडसम इतना कि लड़कियां उसके पीछे पागल हो जाती थी। लेकिन भाई पूरे शहर में एक ही लड़की थी जिसका दिल सिर्फ डीशू पर आया था। डीशू ने भी उससे प्यार किया, शादी की और दोनों 2 साल तक खुश रहे। लेकिन फिर एक बड़ा खुलासा हुआ, जिस लड़की से डीशू ने शादी की थी वो इंसान नहीं थी, वो एक डियर मॉन्स्टर थी।
जब 2 साल बाद उसने एक बच्चा दिया तब उसकी रियल आइडेंटिटी सबके सामने आ गई। दीशु गुस्से में तलवार निकालता है और चीखता है, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? पहले ही बता सकती थी कि तुम इंसान नहीं हो। वो लड़की दुखी होकर बोलती है, इससे क्या फर्क पड़ता है? देखो हमारा कितना प्यारा बच्चा हुआ है, हम दोनों मिलकर उसे पालेंगे, उसे खुश रखेंगे। लेकिन पब्लिक को ये सब मंजूर नहीं था। लोग चिल्लाने लगे, दीशु तू एक इंसान है और ये एक मॉन्स्टर, इंसान और मॉन्स्टर साथ नहीं रह सकते। उन्होंने और भी बड़ा धक्का दिया, जो तुम्हारा बच्चा है ना वो आधा मॉन्स्टर और आधा इंसान है। ना इंसान उसे अपनाएंगे ना ही मॉन्स्टर्स उसे स्वीकार करेंगे। फैसला सुनाया गया, बच्चे की भलाई इसी में है कि उसे मार दिया जाए। अब दीशु खुद ही कंफ्यूज था। उसे अपनी बीवी और बच्चे से बहुत प्यार था, लेकिन उसे भी लगता था कि बच्चे का भविष्य खतरे में है। उसकी बीवी रोते हुए चिल्लाई, क्या तुम सच में अपने ही बच्चे को मारोगे? लेकिन डीसीयू के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने अपने बच्चे को उठाया और एक गहरी सांस लेकर तलवार चला दी। बच्चा मारा गया। पूरा माहौल एकदम खामोश। अब उसकी बीवी गुस्से में पागल हो गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, डीसीयू हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं बचा, मैं अपने बच्चे की मौत का बदला लूंगी। उसने तलवार उठाई और डीसीयू को मारने के लिए दौड़ी, लेकिन डीसीयू सिर्फ खड़ा रहा और कहा, अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो मार दो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लेकिन वो मार नहीं पाई। रोते हुए बोली, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, लेकिन हम कभी नहीं मिलेंगे। और वो वहां से चली गई। अब पब्लिक वही दोगली बात करने लगी। पहले तो डीसीयू को भड़काया कि बच्चे को मारो, और अब वो उसे ही कोसने लगे। डीसीयू तू कितना निर्दयी है, अपने ही बच्चे को मार दिया। लोगों ने टमाटर पत्थर सब फेंकना शुरू कर दिया। अब डीसीयू पूरी तरह टूट चुका था। उसने दुनिया से कट जाना सही समझा। वो किसी से नहीं मिला, कल्टीवेशन छोड़ दी और सिर्फ दारू पीकर जीता रहा। अब हम वापस आते हैं प्रेजेंट में। शियू कहानी सुनकर सोचती है, भाई दिशु को अब जरूर पछतावा हो रहा होगा। उसने अपने बच्चे को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो आधा इंसान आधा डीमन था। शिव आगे बोलती है, अगर मैं होती तो मैं कभी ऐसा नहीं करती। मैं ऐसे लोगों को बहुत पसंद करती हूँ, जैसे कि बिल्ली वाले कानों वाली लड़कियां। तभी फेंग को कुछ याद आता है और बोलता है, ओह हाँ, मेरे घर में जो प्रिंसेस है उसे मैं रैबिट या कैट के कपड़े पहनाऊंगा। तभी शियू का ध्यान वापस प्रेजेंट में आता है। वो चीखती है, हरामी आदमी, तू कंपटीशन खत्म होने के बाद घर क्यों नहीं आया? क्या किसी वुमन को अपने घर में रख लिया है? अब सीन में तगड़ा ट्विस्ट आता है। अचानक फेक एकदम से शियू को जमीन पे लिटा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। वो घबराकर बोलता है, नहीं नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। शियू शर्माते हुए हल्के से मुस्कुराती है और बोलती है, तुम बहुत ही नॉटी हो। फेक एक लंबी जमाई लेते हुए थोड़ा सुस्त पड़ता है और बोलता है, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। फिर वो शिव का हाथ पकड़कर प्यार से बोलता है, चलो चलकर सो जाते हैं। शिव भी उसकी बात मानकर सिर हिलाती है और बोलती है, हाँ चलो ठीक है चलते हैं। इसके बाद वो दोनों जाकर बेड पे सो जाते हैं। लेकिन यहाँ शिव के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। वो फेंग को घूरती है और अपने मन में सोचती है, इसके दिल में बहुत सारी लड़कियां हैं, लेकिन मैं इसके लिए कुछ अलग हूं, तभी तो ये प्रिंसेस को छोड़कर मेरे साथ सो रहा है। इतना सोचते ही वो हल्की सी स्माइल करती है और धीरे धीरे नींद में चली जाती है। लेकिन ये सब रैबिट भी देख रहा होता है और उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो अपने मन में बोलता है, मास्टर, आप तो बोलते थे कि मैं बहुत ही शरीफ हूं, लेकिन आप इस तरह से एक लड़की के साथ सो रहे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है। सीन कट होता है। अब हमें लान को दिखाया जाता है, जो कि नहाने के लिए बाथटब में जा चुकी होती है। गर्म पानी में रिलैक्स करती हुई वो अपने मन में सोचती है, जब से मैं कंपटीशन से आई हूं तब से मेरी कमर में हल्का हल्का दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। फिर वो अपने सर्वेंट को आवाज लगाती है, मेरे लिए मिरर लेकर आओ। उसकी सर्वेंट बिना कोई सवाल किए बोलती है, ठीक है मैं लेके आती हूँ। कुछ सेकंड बाद सर्वेंट मिरर लेकर आती है। लान जब अपनी कमर को मिरर में देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसकी पीठ पर कुछ लिखा होता है और उस पे साफ साफ लिखा होता है, फेंग ने सब कुछ देख लिया है। लान का पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो गुस्से में बाथटब से बाहर आते हुए चिल्लाती है, फेंग मैं तुझे इसके लिए जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सीन कट। अब वापस फेंग के पास आते हैं। तभी अचानक सिस्टम पॉपअप आता है, कांग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने चोजन लेडी को ह्यूमिलिएट किया है। इसके लिए आपको 1000 विलन पॉइंट्स मिलते हैं। फेंग का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो चौंकते हुए बोलता है, क्या? लान तो अपने घर पहुंच चुकी है, लेकिन तब भी मुझे विलन पॉइंट्स मिल रहे हैं। सुबह सुबह जैसे ही सूरज निकलता है, फेंग फाइनली एकेडमी में पहुंच जाता है। फेंग इधर उधर नजर दौड़ाता है और बोलता है, ये एकेडमी तो मुझे एक नॉर्मल एकेडमी जैसा ही लग रहा है। अकेडमी के बच्चे उसे देखते ही फुसफुसाने लगते हैं, ओ माय गॉड, ये वही फेंग है ना जो कंपटीशन में टॉप पर आया था। दूसरे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, भाई ये लड़का यहाँ कैसे आ गया? ये तो स्पेशल स्टेज का बंदा है, यहाँ तो ऐसे लोग आते ही नहीं। किसी को याद आता है, अरे हाँ, कंपटीशन में नंबर 1 यही तो आया था। अब सब लोग उत्सुक हो जाते हैं, चलो देखते हैं, इसका पूरा कांड देखने में मजा आएगा। उधर लान गुस्से में आकर सीधा फेंक के सामने पहुंच जाती है। लान के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। फेंक इसे देखकर खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है, यस, फाइनली मुझे मिल गई, यही तो तलाश थी। अब इसे परेशान करके मजे लूंगा और ढेर सारे विलन पॉइंट्स कमाऊंगा। लान बिना कोई वक्त गवाए फेंग पर अटैक कर देती है। फेंग साइड में हटते हुए बोलता है, ओ मैडम, थोड़ा प्यार से। लान का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो फेंग की तरफ आइस ब्लास्ट फेंकती है। फेंग ठंडा महसूस करता है और बोलता है, ओह, अब तो मैडम का पावर बढ़ गया है, अब मजा आएगा।
लड़की फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन इस बार फेक भी कूद जाता है और मजाकिया अंदाज में बोलता है, यस मैडम बेबी मैं आ रहा हूँ। पब्लिक पूरी तरह चौंक जाती है, लोग फुसफुसाने लगते हैं, यार लान बहुत गुस्से में है और फेक तो मजे ले रहा है, अगर मैं होता तो अभी तक भाग चुका होता। कोई और बोलता है, भाई ये फेक पागल है क्या, लड़की के गुस्से के सामने कूदने जा रहा है। फेक और सामने वाले का अटैक टकराता है, जिससे पूरा एरिया धुएं से भर जाता है। धुआं धीरे धीरे छंटता है। आंट बोलती है, फेक ने अभी तक कुछ नहीं किया है, लगता है इसके पास कोई ट्रम्प कार्ड है जो एंड में इस्तेमाल करेगा। उधर शियू जोश में आकर ताली बजा रही होती है और बोलती है, अरे वाह फेक ने तो कमाल ही कर दिया। और उसी के साथ रैबिट भी उसकी गोद में चिल्लाकर बोलता है, वो सब तो ठीक है लेकिन तुमने मुझे इस तरह से क्यों दबा रखा है। और तभी फेंग लान को पकड़कर किस कर लेता है। और तभी सिस्टम पॉपअप आता है, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने चोजन लेडी का फायदा उठाया है, इसके लिए आपको 8000 विलन पॉइंट्स मिलते हैं। और ये देखकर शिव चकनाचूर हो जाती है और गुस्से से बोलती है, ये बंदा हमेशा दूसरी लड़कियों को किस करता है लेकिन इसने आज तक मुझे किस नहीं किया। और उस रैबिट को जोर जोर से दबाने लगती है और रैबिट दर्द से चिल्लाकर बोलता है, वो सब ठीक है लेकिन मैंने क्या किया। और वो रैबिट भी एक ही तरह एक डायरी निकालता है और उसमें लिखता है, इस महीने की इस तारीख को मुझे बिना किसी कसूर के दर्द दिया गया और उसके लिए मैं भी इस कैरेट का कॉम्पेंसेशन चाहता हूँ। और तभी लान शर्माते हुए पीछे हटती है और बोलती है, दूर हटो मुझसे। और एक जबरदस्त आइस अटैक थ्रो करती है, जिसे फेंक डॉज करके बच जाता है और बोलता है, लगता है ये सीरियस हो गई है। तभी लान गुस्से से बोलती है, अब तुम मेरी तलवार का मजा चखोगे हरामी, और सीधे उस पर अटैक करने के लिए जाती है। लेकिन फेंग एकदम से अपने क्विक स्किल का इस्तेमाल करता है और स्टीलिंग टेक्निक से उसके अंदर के कपड़े चुरा लेता है। ये देखकर लान शर्माते हुए जमीन पर बैठ जाती है और बोलती है, तुम बहुत ही हरामी हो। और सिस्टम पॉपअप आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, आपने चोजन लेडी का फायदा उठाया है और उसे हरास किया है, इसके लिए आपको 1000 विलन पॉइंट्स मिलते हैं। फेंग मुस्कुराता है, वाह विलन बनने का असली मजा तो अब आ रहा है। तभी एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है, दिशु, जिसे पिछले एपिसोड में इंट्रोड्यूस किया गया था। वो लड़खड़ाते हुए आता है। दिशु दारू पीकर टल्ली हालत में फेंग की तरफ आता है। सारे लोग उसे दूर भागने लगते हैं, भाई ये कितना बदबू मार रहा है। तभी आंट लान और फेंग को लड़ने से रोकते हुए बोलती है, तुम दोनों का बहुत हुआ, अब रुक जाओ। लान रुककर गुस्से से फेंग की तरफ देखती है और बोलती है, फेंग ये अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं इसका बदला जरूर लूंगी। फेंग बच्चों जैसी हरकत करते हुए जीभ निकालकर उसे चिढ़ाने लगता है। फिर वो मस्त अंदाज में वापस आंट के पास जाकर बोलता है, मून सेलेस्टियल मैं वापस आ गया। फिर डीशु की तरफ देखते हुए थोड़ा घुरकर बोलता है, तो क्या यही है मेरा होने वाला मास्टर। डीशु आंट की तरफ देखता है और आंखें थोड़ी संकरी करते हुए पूछता है, अरे मून सेलेस्टियल तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। आंट थोड़ा रिलैक्स मोड में बोलती है, एम्परर ने तुम्हारे लिए एक मैसेज भेजा है, उन्होंने तुम्हारे लिए एक अच्छा डिसाइपल चुना है, उनको लगता है कि तुम उसको अच्छे से सिखाओगे। डीशु थोड़ी देर सोचते हुए हाथ में पकड़ी ड्रिंक को घुमाकर बोलता है, क्या एक डिसाइपल, वो किस तरह का वेपन यूज करता है। फिर एक बड़े स्वैग में सामने आकर बोलता है, सीनियर मैं लात मुक्के का इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन दीशु के कानों में ये कुछ और ही जाता है, मैं पके हुए खरबूजे का इस्तेमाल करता हूँ। तभी शियू फेन की बातों को सुनकर अपनी हंसी रोकते हुए बोलती है, तुम पता नहीं कब सीरियस हो गए। फिर शियू दीशु के सामने आकर पूरी डिटेल्स देने लगती है, सीनियर डी आप इसकी बेकार बातों को ध्यान मत दो, ये सोर्ड का यूज करता है और इसने ऑलरेडी सोर्ड इंटेंट के 3rd लेवल का पार कर लिया है और साथ ही इनविजिबल सोर्ड हार्ट को भी कल्टीवेट कर लिया है। और इसी के साथ साथ इसके पास 2 गॉड रैंक स्किल भी हैं, एक है एशियन डबल पिन और दूसरा है सुप्रीम बोन। और इसके पास गॉड बुद्धिस्ट स्किल भी है और इसके पास ड्रैगन स्लेयर भी है, जिसे इसने डेथ एलिमिनेशन कंपटीशन में हराया है। और हम यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि एम्परर को लगता है कि इसकी सारी एबिलिटी को आपसे अच्छा कोई भी कल्टीवेट नहीं करवा सकता। ये सब सुनकर डीशु थोड़ी देर चुपचाप बैठा रहता है। फिर धीरे से अपनी ड्रिंक उठाता है, एक सिप लेता है और फाइनली बोलता है, इतना सब मैं खुद भी नहीं सीख पाया तो मैं इसे कैसे सिखा सकता हूँ। वो ड्रिंक खत्म करता है और आगे जोड़ता है, इससे अच्छा होगा कि तुम सब यहाँ से चले जाओ। आंट अपने मन में सोचती है, ऐसा लगता है कि एम्परर को इसका मास्टर बदल देना चाहिए। लेकिन फेक जल्दी से डीशु को रोकते हुए बोलता है, सीनियर रुक जाइए। वो एकदम मासूम चेहरे से प्यार भरी स्माइल के साथ बोलता है, असल में मैं आपके फेलियर से सीखना चाहता हूँ। आंट और शियू का मुंह एकदम खुला रह जाता है, व्हाट द हेल डिड ही जस्ट से। फेग आगे एक्सप्लेन करते हुए बोलता है, जब मैं पैदा हुआ तब मैंने 33 हेवन फॉर्चून आर्ट को सीखा, जिससे मुझे बहुत सारी परेशानियां हुई, लेकिन मैं फिर भी हार नहीं मानी और जल्दी से हील करके फिर मेरे दूसरे कल्टीवेशन प्रोसेसेस शुरू किए, जिसमें मैंने सोर्ड इंटेंट और इनविजिबल सोर्ड हार्ट को भी सीखा। और जब ये सब सीखने के बाद मैंने डबल प्यूपिल और इसी के साथ साथ सुप्रीम बोन को भी कल्टीवेट किया। और इन सब प्रेशर में मैं बहुत ही निराश हो गया था कि मैं ये सब नहीं सीख सकता। फिर मुझे आपके बारे में पता चला तो मुझे लगा कि मैं ये सब सीख सकता हूँ। दीशु थोड़ी देर के लिए स्पीचलेस हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले। फेंग हंसते हुए बोलता है, तो सीनियर क्या आप मेरी मदद करेंगे, आप चाहें तो दिन भर ड्रिंक कर सकते हैं, मैं आपको नहीं रोकूंगा। ये सुनकर आंट अपने माथे पर हाथ मारती है और सोचती है, ये मेरी ही गलती है कि मैंने इस बंदे की एबिलिटी को कम समझा, ये तो मुझसे भी ज्यादा शातिर है। दीशु फेंग की तरफ देखता है, फिर साई लेते हुए बोलता है, ठीक है जैसा तुम चाहो।
फेंग हंसते हुए तुरंत बोलता है, ठीक है मास्टर, मैं समझ गया। और फिर पीछे आंट को देखते हुए अंगूठा दिखाकर चीकी अंदाज में बोलता है, मेरा प्लान काम कर गया। आंट और शियू दोनों एक साथ एक लंबी साई लेते हुए ऑलमोस्ट सोते हुए बोलते हैं, मुझे यकीन नहीं होता कि ये काम कर गया। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगले पार्ट में मिलते हैं। तब तक आप सब मेरी बाकी की वीडियो देखो प्लीज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपकी सपोर्ट की हमें बहुत जरूरत है।